सो अब हम अगर ये देख रहे हैं कि फ्रॉम मिडिवल पीरियड हम जा रहे हैं मॉडर्न में, दैट मीन्स एक चेंज हो रहा है, ठीक है। और अगर चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स मिडिवल फेज जो है दैट वाज ऑफ मुगल्स, अगर हम मुगल्स का उसको काउंट करते हैं तो वो खत्म हो रहा था। उसके खत्म होने के कारण क्या क्या है, एक तो वही लेटर मुगल्स, लेटर मुगल जो थे वो इनएफिशिएंट थे। इनएफिशिएंट होने, एक तो वो अपनी आदतों करके भी इनएफिशिएंट थे, दूसरी इकोनॉमी और एम्पायर वो खत्म हो रहा था। इकोनॉमी एम्पायर क्यों खत्म हो रहा था? हाँ, एंड जागीरदारी एंड मनसबदारी क्राइसिस, हेंस फ्यूडलिज्म। एंड फ्यूडलिज्म क्या करेगा कि देखो 3 तरह के स्टेट्स बनाएगा। अब जब बेसिकली ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस की अगर हम कंसिडर करेंगे तो एक तो वो जो ओल्ड मुगल गवर्नर्स है, जो पुराने गवर्नर है, एम्पायर खत्म हुआ तो उन गवर्नर्स ने क्या करा, अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। दूसरी कौन सी होंगी, जो रेबेल करेंगे कि जो लड़के अपना जो अपने स्टेट की फॉर्मेशन करेंगे। इसमें कौन से आ जाएंगे, मराठास, जाट्स, सिख्स, बुंदेलास, ये सारे लोग रहेंगे। उसके बाद तीसरे आ जाएंगे जो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे इनके, वो कौन से हैं, जो एक्सट्रीम साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट वाला, ट्रेवेनकोर वाला रीजन या कार्नाटिक का या नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। अब ये वाला जो सारा सेट बनेगा, इनके स्टेट्स बनेंगे एंड दे विल बी द वंस जो मुगल्स जो यूरोपियंस को फाइट करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से रहेंगे, मराठास, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि मराठास का जो एम्पायर है वो इतना बड़ा हो गया, इवन राजपूत्स को उन्होंने अपनी ट्रिब्यूटरी बना लिया था। और इंडिपेंडेंट स्टेट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अब यहां पर ये वाले रीजन में कौन आगे थे, अफगान्स, दुरानी एम्पायर, ठीक है। इधर आपके आगे थे सिक्स, ठीक है, पंजाब आ गया, दिल्ली आ गया, इधर आ गया आपका अवध, अवध के ऊपर आ गए रोहिलास, इधर आ गया आपके राजपूत थोड़े से। बट जो मराठा एम्पायर है वो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब ये जो बीच में ये मालवा वाला रीजन है, बुंदेलास वाला रीजन है, ये भी मराठास के पास आ गया। उसके बाद यहां पर आ गया आपका हैदराबाद, यहां पे सरकार डेवलप हो गए, यहां पे कार्नाटिक रीजन, और यहां पे हमें क्या दिखेगा, मैसूर, और ये यहां पे आ गया त्रावणकोर वाला रीजन। बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में लाइक ज्यादा इनका इफेक्ट नहीं रहा पॉलिसीज का। सो ये रहेगी इनकी जो अब ब्रिटिशर्स जिसको फेस करेंगे। सो अब हमने चाहे महाजनपद से शुरू कर लो, मौर्यंस, गुप्तास, कुछ दिल्ली सल्तनत, हमेशा अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करना है तो क्या अप्रोच रहेगी, बंगाल, गुजरात एंड उसके बाद डेक्कन की तरफ, और साथ में ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है इसको संभाल के रखना। क्योंकि जैसे ये वीक होगा, बेसिकली दिल्ली जब वीक होएगी, दिल्ली वीक होने का मतलब फ्रंटियर्स खराब हो गए, फ्रंटियर्स खराब हो गए दैट मीन्स इन्वेजन शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे नादिर शाह, अहमद शाह की इन्वेजन होंगी क्योंकि दिल्ली खत्म हो रहा है और फ्यूडलिज्म जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है कि जो पूरे एम्पायर को बचा सके, रादर वही है ना। अब यहाँ पर अगर कोई इशू चल रहा है तो उसमें हैदराबाद निजाम को कोई लेना देना नहीं, या फिर बंगाल के नवाब को कोई, या अवध के नवाब को कोई लेना देना नहीं है। वो कब एक्टिव होंगे, जब वो दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद उनका कोई रिएक्शन आएगा, या अगर ये डेक्कन की तरफ निकलेंगे। बट मराठास जो हैं वो अपने पावर बढ़ाने के चक्कर में वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू इंटरफियर, नॉट इंटरफियर बट एक्चुअली मैनेज द अफेयर्स। अफेयर्स कौन से, ये जो इन्वेजन हो रही है इनकी रोकने की कोशिश करेंगे, जस्ट टू प्रूव दैट कि अब जो है जो नेक्स्ट बड़ा एम्पायर बनाएगा वो मराठास बनाएंगे। बट जो इन्वेजन हुई है अभी तक वो हुई है सारी है नॉर्थ वेस्ट से, ये पासिस से, गोलन बोलन खैबर से। बट अब क्या है, जो ब्रिटिश आए हैं वो यहां से तो आए नहीं हमारे पास, वो कहां से आए हैं, यहां पे आपका आ गया
ये आपका अफ्रीका आ गया और इधर से आपका, ठीक है। वो कहां से आए? ये अफ्रीका से घूम के केप ऑफ गुड होप से होते हुए वो यहां पर आया। बेसिकली पोर्चुगीज वास्को ड गामा जब सबसे पहले आया वो इस रूट से आया। अब उनके पास तीन ऑप्शंस है, वो यहां पर आ गए, या यूरोपियंस क्या करें, यहां पे कॉन्कर करें, उसके बाद एक्सपेंशन करें, या वो इधर आ जाए और इधर से फिर दिल्ली की तरफ एक्सपैंड करें, या वो क्या करें, इधर आए बंगाल वाली साइड से और इसके बाद एक्सपेंशन शुरू करें। अब यहां पर तो बैठे मराठास, तो इसलिए इजी ऑप्शन नहीं है इनके लिए कि यहां से यहां पे आए पहले और उसके बाद एक्सपेंशन में आए, क्योंकि आते सार ही क्या करना पड़ेगा इनको, इतनी बड़ी पावर के साथ लड़ना पड़ेगा। सो ये वाला ऑप्शन हो गया प्लान कैंसिल। ये वाला जो साउथ से बेसिकली डेवलप करने की बात थी अप्रोच, ये किसने फॉलो करी? फ्रेंच ने। फ्रेंच ने क्या करा कि यहां पर अपना बढ़िया दबदबा बना लिया, बट इशू वही आ गया, यहां पे कार्नेटिक वाला रीजन आ गया, मैसूर वाला, मैसूर में हैदर अली, टीपू सुल्तान ये लोग बैठे हैं, इधर कार्नेटिक वाला रीजन आ गया, उसके बाद ये डेक्कन वाला रीजन आ गया, ये बीच में हैदराबाद आ गए। तो यहां पर भी क्या हुआ, ये अप्रोच इसलिए फेल होगी कि यहां पर बहुत सारे बैक टू बैक बड़े बड़े एम्पायर्स थे, तो फ्रेंच की जो ये पॉलिसी थी ये खराब हो गई, ठीक है। बट इंग्लिश ने क्या करा, इंग्लिश में भी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। वो अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऐसा क्लर्क था कि बस जैसे मीटिंग चल रही है, इंडिया पे कब्जा करना है तो कैसे करना है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव कहता कि हम यहां की जगह हम चलते हैं बंगाल में। बंगाल से क्या करेंगे, हम लेसर पावरफुल, जो कम पावरफुल है एम्पायर, उनके साथ पहले हम फाइट करेंगे। तो सबसे पहले आएंगे बंगाल में, प्लासी और बक्सर की लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद कहां पे जाएंगे, इधर कार्नाटिक रीजन में, उसके बाद क्या करेंगे, कर्नाटक के बाद ये मैसूर को कवर करेंगे, इधर से ये अवध को और दिल्ली को, अवध को कॉन्कर करेंगे, उसके बाद सिखों को करेंगे। सो इन अ वे देखो, नीचे से भी ये प्रेशर डाल रहे हैं, ऊपर से भी प्रेशर डाल रहे हैं, किस पे? फाइनली मराठा से लड़ने के लिए। सो इनकी अप्रोच रहेगी है। सो ये वाली फ्रेंच की जो थी, ड्यूप्ले की थी, बेसिकली यहाँ का गवर्नर जो था फ्रेंच सरकार का यहाँ पर, तो ये था। एंड इधर से रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल से शुरू करके पहले इधर से रिंग फेंस करा, बेसिकली उसको घेर लिया, ऊपर से सिखों से, इधर से अवध, इधर से अपना डेक्कन वाले रीजन से आगे, इधर से निजाम ऑफ हैदराबाद और मैसूर, और इधर से कर्नाटक रीजन। तो बीच में कौन फंस गया? आपका मराठा। अब ये मराठा को ऐसे ओवर पावर करेंगे। तो अब ये जो था ये सारा बेसिक्स था, क्योंकि अगर हमने मॉडर्न की बात करनी है तो मॉडर्न से पहले वी शुड नो कि एक सिनेरियो है क्या, बट और उसमें क्या क्या मेन चीजें आएंगी। एक तो लेटर मुगल्स आ जाएंगे, ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ जाएंगे, ये भी हमने कर लिया। अब क्या होगा? फॉरेन इन्वेजन होंगी, और जो मराठास है बेसिकली उनका डिक्लाइन शुरू होगा। मराठास की क्यों? जैसे राजपूत क्यों फेल हो गए? आपस में लड़ने के कारण ही फेल हो गए। तो सेम वे मराठास के साथ होगा। और मराठास एंड में जाके किसकी हेल्प लेंगे? ब्रिटिशर्स की, कि हमें पेशवा बना दो, हमें राजा बना दो। और यही तो वो वेट कर रहे हैं हर एम्पायर में, इवन सिख एम्पायर में भी वो यही करेंगे। दे विल जस्ट वेट कि जब जैसे ही एक इफेक्टिव राजा की डेथ होगी तो नेक्स्ट राजा किसने बनना, वो आपस में वॉर ऑफ सक्सेशन चलेगी और उसमें कोई ना कोई उनके पास आएगा कि हमारी हेल्प कर दो। ऐसे ही इन्होंने क्या करा, साउथ में हैदराबाद और कर्नाटक रीजन में ऐसे करा कि एक साइड को फ्रेंच ने स्पॉन्सर कर दिया, एक साइड को इंग्लिश ने स्पॉन्सर कर दिया। जिसका बंदा जीत गया उसका राजा, यानी कि राजा क्या करेगा वैसे। और करना क्यों है सारा कुछ है? इंडिया पे राज करना क्यों है? ट्रेड। जो जीतेगा उसे ट्रेड के राइट्स मिलेंगे। राइट्स का मतलब कि अगर किसी ने किसी की सपोर्ट करी है, ठीक है, तो क्या करेगा वो एट द एंड कि चल तू यहां से जितना मर्जी ट्रेड कर ले, कोई ड्यूटी नहीं, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं। तो जो जिसकी हेल्प करेगा उसको वो ट्रेड राइट्स मिल जाएंगे। और ट्रेड राइट से क्या होगा, जो ट्रेड है उसका वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। एंड इन अ वे क्या हो जाएगा, ट्रेड प्रमोट हो जाएगा। और प्रमोट होते होते दे विल क्रिएट अ सोल्यूशन ऑफ मोनोपोली, कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ब्रिटिश ही कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डच ही कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे
फ्रेंच ही कर सकते हैं। तो ये आपस में सिर्फ लड़ इसलिए रहे हैं कि फॉर मोनोपोली ऑफ ट्रेड। तो हमारे लेटर मुगल्स और इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो गए थे। अब हम करेंगे फॉरेन इन्वेजन्स, कि ये जो वीकनिंग ऑफ एम्पायर था, ये ब्रिटिशर्स देख रहे हैं बड़े आराम से। ब्रिटिशर्स इसलिए नहीं इंटरफेयर कर पा रहे बिकॉज औरंगजेब के टाइम पे एक बार उन्होंने ट्राई कर चुके हैं और शाइस्ता खान ने तब भगा भगा के मारा उनको। तो दे आर जस्ट वेटिंग कि अब सिस्टम सारा इनका हिल जाए। और अब फॉरेन इन्वेजन एंड इन पर्टिकुलर जो ये नादिर शाह और अहमद शाह वाली इन्वेजन हुई है, इससे ब्रिटिशर्स को पता लग गया कि मुगल एम्पायर अब खराब हो रहा है। अब उसमें देखते हैं अकबर के टाइम से उनको पता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला रीजन, ये वाला रीजन बेसिकली, ये वाला, ये ऊपर बलख, बुखारा, बलूच, कंधार, ये वाला सारा रीजन बहुत जरूरी है। कारण इधर से पर्शियंस भी आ सकते हैं, ऊपर से उज़्बेक्स भी आ सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाले जो रीजन है ना, सिंध के आसपास का रीजन है, ये पासिस वाला रीजन, इसको बहुत संभाल के रखना है। अकबर वॉज बॉर्न, मतलब कि जब हुमायूं बेसिकली आया ही पर्शियंस की सपोर्ट से था वापस, तो अकबर ने बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखा और एक काबुल कंधार वाला रीजन को अपने हक में रखा। बेसिकली पर्शियंस के साथ उसने अच्छा रिलेशन रखा, वहां पे एनवॉइस भेजे, वहां के एनवॉइस को अपने पास लिया, अगर कोई इशू हो गया तो उसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व कर लिया। और औरंगजेब तक ये बहुत अच्छे से चला रहा, औरंगजेब तक, क्योंकि उसको पता था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को अगर मैंने छेड़ दिया तो मैं और कहीं नहीं कंसंट्रेट कर पाऊंगा, सारी मेरी कंसंट्रेशन लग जाएगी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, क्योंकि वहां पे पर्शियंस भी आ जाएंगे, उज़्बेक्स भी आ जाएंगे और बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स हैं। बट बहादुर शाह, जब औरंगजेब की हो जाती है डेथ 1707 में, तो बहादुर शाह वन आ जाता है। और बहादुर शाह वन ये बलूच वाले काबुल कंधार वाले रीजन में गवर्नर होते हैं, तो ये इसको छोड़ के वापस आ जाता है। और इसके बाद इंटरनल पॉलिटिक्स इनकी इतनी ज्यादा हो जाती है कि बहादुर शाह वन इस रीजन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और प्लस लेटर मुगल्स को अब बस ये है कि उन्होंने इस जो इशू है छोटा सा, इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना है। कैसे? पर्शियंस की डिसरिस्पेक्ट करके, डिसरिस्पेक्ट करनी है उन्होंने पर्शियंस की। बेसिकली नादिर शाह इस टाइम पे पर्शियन एम्परर है, तो उसकी डिसरिस्पेक्ट करनी है। कैसे? आज तक क्या होता था कि कोई भी अगर मुगल कोर्ट में बैठा है तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव पर्शियन कोर्ट में भेजेगा और पर्शियन कोर्ट से एक रिप्रेजेंटेटिव मुगल कोर्ट में बैठेगा। बट लेटर मुगल्स ने इसके बारे में ज्यादा ध्यान दिया नहीं। इवन इतना हो गया कि जो पर्शियन एनवॉयज आए मुगल एम्पायर में, उनको लेटर मुगल्स ने मरवा दिया। तो नादिर शाह को मिल गया एक बहाना, नादिर शाह को मिल गया बहाना टू रेड इंडिया, एंड हेंस ही रेड्स इंडिया, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ करनाल। अब ये सबसे पहली बैटल है कि जब उसको पता लग गया कि लेटर मुगल्स का कोई मतलब कि ज्यादा सीन है नहीं है, प्लस बहाना क्या मिल गया कि मेरे एनवॉइस की डिसरिस्पेक्ट करिए। अब डिसरिस्पेक्ट के चक्कर में क्या हो रहा कि एक तो वैसे ही लेटर मुगल्स इतने वीक है, ऊपर से इन्वेजन हो रही हैं, ऊपर से इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्रिएट हो रही हैं। अब ये दोनों मिलकर क्या बता देते हैं ब्रिटिश को कि जो औरंगजेब तक वाला टाइम था ना, जब इनका बहुत अच्छा एक इकोनॉमी होती थी, बहुत अच्छा एक मिलिट्री सेटअप है, वो सारा हिल चुका है। अब बैटल ऑफ करनाल, मोहम्मद शाह बैठे इस टाइम पे, मोहम्मद शाह रंगीला, उसका तो कुछ लेना देना नहीं है किसी भी सिस्टम से। वॉज डिफीटेड इन 3 आवर्स, सिर्फ 3 घंटे में नादिर शाह आया, हराया और ही लूटेड दिल्ली। दिल्ली को इतना लूट के गया, इट इज सेड कि जब नादिर शाह वापस गया तो पर्शिया को 3 साल के लिए उसने टैक्स फ्री कर दिया, किसी से उसने टैक्स नहीं लिया। इतना धन दौलत यहां से लूट के ले गया था। और सबसे मेन चीज क्या थी? तख्ते तौस एंड कोहिनूर, वो अलाउद्दीन खलजी वाला वरंगल वाला कोहिनूर जो है, अब कहां पर चले गया आपका? अफगान्स के पास, पर्शियंस के पास। अब यहां से कौन लेके आएगा वापस? महाराजा रंजीत सिंह। अब महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पर क्या होगा, ये पर्शियन किंग के साथ इनकी ट्रीटी होगी और ये क्या होगा, पर्शिया से कहां पर आ जाएगा वापस? इंडिया में। कहां पे? महाराजा रंजीत सिंह के पास। अब ये जो तख्ते तौस बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के घर में मतलब कि एंटर करके उसको हरा के उसकी चेयर ही उठा के ले गए। इससे बड़ी तो मतलब कि शर्म वाली बात हो नहीं सकती है। तो उसकी सीट ही उठा के ले गए, जो राजे की सीट थी वो नादिर शाह अपने साथ ले गए। एंड उस पर क्या जड़ा हुआ था? कोहिनूर। अब इस कोहिनूर को महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे ये वापस आएगा। असैसिनेशन होगी नादिर शाह की। नादिर शाह कौन से रीजन से आया? अफगानिस्तान वाले रीजन से आया।
अफगानिस्तान में क्या है कि सक्सेशन, जो सक्सेसर होगा वो कौन होगा, जो भी अपने आप को बोले कॉम्पिटेंट तो होगा, बट हर एक को लगेगा कि मैं कॉम्पिटेंट हूं, इसलिए क्या होगा वहां पे इश्यूज चलते रहेंगे। और इसीलिए नादिर शाह को मतलब कि बेसिकली दिल्ली की रेड्स बंद करके अपने वहां जाके अपना एम्पायर को संभालना पड़ा, बट वो संभाल नहीं पाया एंड लेटर ही वाज असैसिनेटेड एंड अहमद शाह अब्दाली दुरानी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाला आ गया अभी। अब ये जो है नादिर शाह के बाद बेसिकली टेक ओवर कर लेता है एम्पायर को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अहमद शाह अब्दाली का, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। जो आज का अफगानिस्तान है, दैट द फाउंडेशन इज लेड बाय उस कंट्री की बाय अहमद शाह अब्दाली। ये इसका सबसे मेन पॉइंट है। अब अहमद शाह अब्दाली भी वही है कि उसको अपना एम्पायर भी संभालना है और प्लस क्या करना है, रेड्स भी करनी है। तो वो आता है, लूटता है और वापस चले जाता है। कोई उसका एम्पायर बढ़ाने का सिस्टम नहीं, क्योंकि पर्शियन एम्पायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहां पे इंडिया, यहां से आपका जा रहा है मेन सिल्क रूट, यहां से आपका वो उत्तरा पथ निकल रहा है और यहां से दक्षिण में। तो बेसिकली ये अफगानिस्तान वाला रीजन जो है इसमें सब कुछ ही है इसके पास, इसको जरूरत नहीं है अपना एम्पायर बढ़ाने की, बस यहाँ पे आओ, लूटो, वापस जाओ, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो सेम वे अब अहमद शाह अब्दाली भी यही कर रहे हैं एंड ही फाइट्स। अब वो इंडिया में आता है। अब इंडिया में क्या था, पहले मोहम्मद शाह को जब हरा दिया, मोहम्मद शाह को करनाल में नादिर शाह ने हरा दिया था, दैट मीन्स मुगल एम्पायर की होगी खत्म। अब जो सेकंड माइटी एम्पायर है, माइटी एम्पायर कौन सा है, मराठा। और जब हम मराठास का अगर हम कहते हैं कि इतना सारा रीजन है, तो इट डजंट मीन कि ये एक ही फैमिली है। यहां पे लेटर हम देखेंगे, यहाँ पे पेशवास डेवलप हो जाएंगे, यहाँ पे होलकर, गायकवाड्स, ये सारे डिफरेंट फैमिलीज हैं, अपने अपने रीजन में ये फैले हुए हैं। और यही इनका डिक्लाइन का भी रीजन बनेगा कि हर आपस में लड़ने लग जाएंगे। क्योंकि मराठास कौन है, मराठास बेसिकली अपने आपको क्षत्रिय कहते हैं, ठीक है। और पेशवास कौन है, वो है ब्राह्मण्स। पेशवास कौन है, प्राइम मिनिस्टर है बेसिकली, इनके वजीर। अगर हम जैसे हमने मिडिवल पढ़ा तो मेन जो प्राइम मिनिस्टर है वो है पेशवा और ये है मराठास। बट हमने मराठास का देखा कि ज्यादा उनका कंट्रोल रहा नहीं, ताराबाई एंड में लड़ती रही, उधर से शाहू को रिलीज कर दिया, सो उनका रहा नहीं। एंड स्लोली क्या हुआ, पेशवास ने ओवरटेक कर लिया। यहां पर तो यही था कि जो राजा का बेटा वही राजा बनेगा। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने जब बेसिकली पावर संभालनी शुरू कर दी एंड टू रिप्रेजेंट द मराठास की, मराठास का अब हेड कौन होगा, पेशवास होंगे। अब पेशवास कौन है, ब्राह्मण्स की, सारे जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं जी हम तो ऊपर वाली कैटेगरी के ब्राह्मण्स हैं, तो वो है पेशवास। अब एक तो कैटेगरी है नहीं, हर एक को लगा कि नहीं मैं ज्यादा कॉम्पिटेंट हूं, मैं ज्यादा कॉम्पिटेंट हूं, तो इनकी आपस में हो जाएंगी लड़ाइयां शुरू। और मराठाओं को अब ये छत्रपति, बेसिकली जो छत्रपति था उसको नंबर 2 कर देंगे और खुद जो है पेशवास अपने आप को लीड करने लग जाएंगे। He was assisted by, अब देखो अब मराठा स्ट्रांग हो रहे हैं, मराठा स्ट्रांग हो रहे हैं, दैट मीन्स वो आज नहीं तो कल दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे और एम्पायर बना लेंगे। बट दिल्ली ये रहा, यहाँ पे है अवध आपका, ऊपर रोहेल आ गया, रोहेल में कौन है, अफगानी। यहाँ पे कौन है, अवध, यहाँ भी नवाब है। यहाँ पर कौन है, बंगाल, यहाँ पर भी नवाब्स है। नीचे आपका आ गया हैदराबाद, यहाँ पर भी कौन है, नवाब्स है। ये आ गया आपका मैसूर वाला रीजन, यहाँ पर भी मुस्लिम्स है बेसिकली। और ये कर्नाटक वाला रीजन है, यहाँ पर भी मुस्लिम्स है। अब अगर एक हिंदू, बेसिकली हिंदू डोमिनेटेड एक रिलीजन है, वो दिल्ली पे कब्जा कर लेगा, तो ये सबकी क्या हो जाएगा, सबको होगा कि नहीं यार ये तो गलत बात हो जाएगी। सो इसलिए क्या होता है, ये सारे मिलके एंड इन पर्टिकुलर ये रोहिला और अवध वाले लोग हैं जो, ये किसको इन्वाइट करते हैं, अहमद शाह अब्दाली को, कि तू आ रेड करो, दिल्ली पे कब्जा करो यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली पर्शियंस का ही क्लेम बनता है इंडियन एम्पायर पे। सो इसलिए क्या होता है, रोहिल अफगान जो ये वाले अफगान हैं, और दिल्ली तो आपके और अवध रूलर्स जो हैं वो सारे किसकी हेल्प करते हैं, अहमद शाह अब्दाली की। और मराठास हैड टू फेस द डिफीट बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, अलग से भी है। एक तो ये भी कि उसके खुद के लोगों ने हेल्प नहीं करी, सिखों ने भी नहीं हेल्प करी। कारण क्योंकि जब सिख्स ने मराठास की हेल्प मांगी थी कि अगेंस्ट हिल राजस की, हिल जो ये पहाड़ी राजे हैं हमें तंग परेशान कर रहे हैं,
तो उस टाइम पर भी मराठास ने हेल्प नहीं करी। सो इस बार भी वही बात हुई। और प्लस मराठास अब एक्सपेंशन में थे, वो हर एक को तंग करते थे, चौथ स्वदेशमुखी कि मेरे को चौथ दो, मेरे को स्वदेशमुखी दो। तो बेसिकली कोई भी उनका खुश नहीं था, और इस वजह से मराठास जो है सिर्फ अकेले ही लड़ रहे थे। उसके अलावा सबसे बड़ा कारण था कि मराठा थे इस रीजन से, मोस्टली क्या थे, यहाँ वाले डेक्कन वाले रीजन से थे, और इनको गुरिल्ला वॉरफेयर में फेमस थे। ये इनको हेड ऑन जो लड़ाई है कि ये खुले मैदान में लड़ना, वो नहीं आता था। ये गुरिल्ला में कि आए, छुपके वार किया और भाग गए। प्लस जब ये यहां से मूव करें नॉर्थ इंडिया में, तो साथ में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि यार कुछ पिलग्रिम्स हैं, उन्होंने मंदिर में मत्था टेकना नॉर्थ इंडिया के, तो इनको साथ में लेके जाओ। तो एक मराठा जो सेना है उसके साथ बहुत सारे पिलग्रिम्स चल रहे थे, तो वो उनकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपना कंसंट्रेशन वहां पे करें या लड़ाई पे करें। दूसरी बात भाई, फार अवे फ्रॉम होम टर्फ, घर से बहुत दूर थे, वहां पे गुरिल्ला वॉरफेयर आती थी उनको, उसमें वो पूरे एक्सपर्ट है। बट यहाँ पर क्या होगा, खुला मैदान होगा, वहां पे आमने सामने लड़ाई होगी। नॉट फेमिलियर विद द हेड ऑन बैटल्स, वही बात है कि आमने सामने की लड़ाई में इतनी फेमिलियरिटी है नहीं। सबसे जो मेन रीजन था, अब हमने पढ़ा था सिंधियाज और होलकर्स जो है बेसिकली वो दिल्ली वाले, दिल्ली जब मराठा एम्पायर का पार्ट था तो वहां पे कौन रूल कर रहा था, सिंधियाज एंड होलकर्स। इन्होंने क्या करा, ये पेशवा सदाशिव राव को इन्होंने इस इंचार्ज बना दिया, जो ये डेक्कन वाले रीजन से था। रादर मालहारो होलकर को बनाना चाहिए था, बिकॉज वो दिल्ली में था, फिर भी उसको कुछ आइडिया था कि एक हेड ऑन बैटल अगर लड़नी है किसी से तो कैसे लड़नी है। तो ये एक इनकी सबसे बड़ी गलती थी। नो वन सपोर्टेड देम बिकॉज ऑफ मराठा पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। वो तो खुद सब पे कब्जा करने को फिर रहे थे, और उनको था कि अगर अहमद शाह अब्दाली को भी इसने हरा दिया तो इसने सारे बेसिकली सारे एम्पायर को ही अपने अंदर ले लेगा। तो इंडिपेंडेंट किंगडम जो थी वो इस डर से वो मराठास की हेल्प नहीं करते। सिक्स वर नॉट हेल्प बाय मराठास अगेंस्ट हेल्ड राजास। तो सिखों ने बोला कि मराठास ने हमारी हेल्प नहीं करी, सो अब हम नहीं उसकी हेल्प करेंगे। बट अगर सिख इस रीजन में एक्टिव है और यहीं से वो आ रहा है, और अगर सिख और मराठा भी इकट्ठे हो जाते तो शायद एक बेटर एक रिजल्ट आ सकता था। अब अहमद शाह अब्दाली आ रहा है, नादिर शाह आ रहा है, लेटर मुगल्स का खत्म हो रहा है, इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन रही हैं, तो कुछ है नहीं देखने वाला। और इसमें इसका फायदा कौन उठाते हैं, सिख। वो सिख अपने आप को डेवलप करने लग जाते हैं इनटू अ फॉर्मिडेबल पावर, जो बाद में महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पर क्या हुआ, एक सिख एम्पायर की फॉर्मेशन हो जाएगी। शाह आलम टू आफ्टर 1760। अब शाह आलम टू का हमने पढ़ा था कि वो अपने ही उसका जो वजीर था बेसिकली वो उसको मारना चाहता था, इसलिए वो कहां पे बैठा रहता था, दिल्ली कभी बैठा ही नहीं, कहां पे, अवध बैठा रहता था। तो मराठास ने क्या करा था कि उसको वापस लेके आया और वापस लेके शाह आलम को वापस प्लेस करा। बट रोहिल जो अफगानी थे, जो वजीर बेसिकली वजीर की बैकिंग थी, उन्होंने दिल्ली पे दोबारा कब्जा कर लिया गुलाम कादिर के अंडर। बट मराठास फिर जाते हैं और फिर से क्या करते हैं, उसको दिल्ली को खाली करवाते हैं उससे और वापस मुगल एम्परर को प्लेस कर देते हैं। मुगल एम्परर को प्लेस करने का मतलब क्या हुआ आपका, कि सारा जो बिजनेस है मेड इन मुगल एम्पायर, भाई मेड इन यूएसए, मेड इन कैलिफोर्निया, ये फर्क है। मेड इन यूएसए वाले की ज्यादा तो वही है, वो मुगल्स को बेसिकली एज ए हेड बना के रखना चाहते हैं, ताकि कल को वो जब दुनिया में जाए तो उनको बोले कि हम तो जी मुगल एम्पायर के एरिया से आए हैं। तो इसलिए वो हमेशा क्या कर चाहते हैं कि हमारा ट्रेड चलता रहे, पैसा आता रहे, एम्पायर जो है अच्छा चलता रहे, इसलिए वो क्या करेंगे, हमेशा मुगल एम्पायर को बिठाने की कोशिश करेंगे। बट अफगानी क्या बोलेंगे कि नहीं, आई एम कॉम्पिटेंट, मैं भी कॉम्पिटेंट हूं राजे जैसा, इसलिए मैं राज करूंगा यहां। बट 1803 में फाइनली टुक द ब्रिटिश फाइनली टुक ओवर द दिल्ली, जब लाल किले पे उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया और शाह आलम टू जो राजा था उसको क्या कर दिया, पेंशन पे रख दिया, और उसके बाद वो इधर उधर मतलब कि बस अवध वगैरह वाली साइड पे मूव करता रहता है। सो ये दो मेन इन्वेजन हुई हैं, और इसमें इन्वेजन इसीलिए इतनी बड़ी है कि आए, दे जस्ट लूटेड इंडिया और ये वापस चले गए। बट इनके आने में, इन्वेजन में सबसे बड़ी जो चीज यूरोपियंस को समझ आ गई वो ये आ गई कि ना लेटर मुगल सब इफेक्टिव है, ना मराठास इफेक्टिव है, और ये सारे जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं वह सब अलग अलग हो गए कि अब सिंगल एंटिटी नहीं रही कोई। जैसे औरंगजेब तक एक सिंगल मुगल एम्पायर था, वो अब नहीं रहा। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आते हैं तो क्या सीन है, मुगल एम्पायर खत्म, इन्वेजन की वजह से सारा टर्मोइल बना हुआ है, रीजनलिज्म, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, अवध,
बंगाल, कार्नाटिक, निजाम्स, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, ये सारे अलग अलग हुए पड़े हैं, सिंध वाला रीजन। उसके बाद एक्सप्लोरेशंस, ये वाले सारे पॉइंट्स हो गए। ये एक्सप्लोरेशन वाला पॉइंट हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। कारण क्या था? सी रूट। अब वही बात है कि अब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स हम पढ़ते रहते हैं, इन पर्टिकुलर आए क्यों वो इंडिया में, और वाया सी रूट क्यों आए? पहले ट्रेड नहीं चल रहा था क्या? सोचो, पहले भी ट्रेड चल रहा था, बट वास्को डी गामा को क्या ऐसी आग लगी थी कि उसने सी रूट निकालना पड़ा उसे। नॉर्मल सिल्क रूट से भी तो ट्रेड चल ही रहा था, बट अब क्यों उन्होंने सी रूट निकाला और एक्सप्लोरेशंस हुई इतनी सारी? उसने अमेरिका ढूंढ दिया, इधर से ये हो गया, इंडिया ढूंढा गया, निकला तो वो भी कोलंबस में इंडिया ढूंढना था। नहीं, गोल्डन नहीं, वो नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि उन्होंने इंडिया को सी रूट के थ्रू एक्सप्लोर करा क्यों? अब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हैं, ट्रेड करने आए हैं, नो डाउट, बट वाया सी क्यों आए हैं? लैंड पे बढ़िया आ तो रहे थे सिल्क रूट से। हम पूरी इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ लेते हैं, बट हमें बेसिक क्वेश्चन ही नहीं पता, इसका आंसर नहीं पता था, वो आए क्यों इंडिया? ट्रेड करने आए थे, बट ऐसा क्या हुआ कि मोनोपोली पूरा पॉलिटिकली एक्वायर कर लिया उन्होंने इंडिया। तो वही हमारा बेसिक क्वेश्चन क्या है कि यूरोपियंस एंड इन पर्टिकुलर, सबसे पहले तो नो डाउट पोर्चुगीज आए, बट इन पर्टिकुलर जो इंग्लिश आए हैं, पोर्चुगीज आए हैं, डच आए हैं, फ्रेंच आए हैं, वो वाया सी आए ही क्यों है? वो सिल्क रूट से आए नहीं। कारण ऑटोमन्स, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453। क्या था उसका मतलब? देखो, यही मैप बनना है हमेशा। ये आपका आ गया इंडिया, ठीक है। ये अफ्रीका वाला रीजन आ गया, ये मेडिटेरेनियन वाला रीजन आ गया आपका, ये इटली एंड ये यूरोप। अब इधर से ये इंडिया ऐसे आ ही क्यों है? हालांकि ये आने को इधर से भी आ सकते थे सीधा। उसका कारण ये था, यहां पे रास्ते में क्या पड़ रहा है आपका? कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये सारा रीजन अरेबिया, ये आपका अरेबियन रीजन है, ये अफ्रीकन रीजन है। ये वाला सारा रीजन किसके अंडर आ गया अब? इस्लाम। अब यहां पे बैठे हैं रोमन्स या यूरोपियंस की अगर हम बात करें, ये है आपका सिल्क रूट जहां से सारा ट्रेड हो रहा है, और यहीं से ये आगे उत्तर पथ और दक्षिण पथ निकल जाता है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो, चाइना रूट है। अब यहां पर क्या है? इस्लाम आ गया। इस्लाम क्या आ गया? ऑटोमन्स आ गए, सफाविड्स आ गए, पर्शियन एम्पायर बन गया, ठीक है। पहले क्या था? पहले यहाँ पे ट्राइबल रीजन, ट्राइबल लोग थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एक सेटअप आ गया। अब अगर कोई चीज यहां से 100 की चल रही है, यहां पर आके उन्होंने बोल देना है कि 10,000 की है, बस लेनी है लो, नहीं तो ना लो। तो इसको करने के लिए क्या चला? क्रूसेड्स और जिहाद भी चले थे, हमने ये तो पढ़ा था। तो ये एक्चुअल में थे क्यों? टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस लैंड, दिस रूट, ठीक है। अब बीच में आ गया इस्लाम, दैट मीन्स एक तो पहले यहां पे प्रोडक्शन हुई, पहले तो यहां पे टोल लगेगा, उसके बाद यहां पे टोल लगेगा, तो फिर रोमन्स के पास अगर कोई चीज पहुंचेगी तो बहुत महंगी होगी। सो इसलिए यूरोपियंस क्या ट्राई करते हैं? वो कहते हैं यार अब ऑल्टरनेट रूट निकालो इसका, कि अगर यहाँ पे तो इतना हमें इश्यूज आएंगे इस्लाम के साथ, हमेशा हमें बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, उनके नीचे बेसिकली डोमिनेट करेंगे हमें, तो इट इज बेटर हम अपना रास्ता ढूंढते हैं। 92 में कोलंबस गया, वो अमेरिका ढूंढ आया, बोला उसने भी कि इंडिया आ गया, इंडिया आ गया, बट बाद में पता लगा कि वो नहीं हुआ। इसीलिए इसको कहते हैं हम वेस्ट इंडीज, और इसको क्या कहते हैं? ईस्ट इंडीज। वो वेस्ट का इंडीज कहते हैं क्योंकि कोलंबस ने बोला शायद वो की बोला वो इंडिया, बट वो क्या निकला?
उसको बाद में क्या बोल दिया, न्यू वर्ल्ड बोल दिया। कारण क्योंकि सबको ये लगता था कि सिर्फ इतनी सी लैंड बॉडी है धरती पे, उनको ये नहीं पता था कि उधर अटलांटिक के पार भी थोड़ी सी जमीन है, तो इसलिए उसको क्या बोलने लगे, न्यू वर्ल्ड बोलने लगे। सो सबसे मेन रीजन की भाई यूरोपियंस वाया सी वास्को डी गामा आया ही क्यों, उसका कारण क्या था, यहाँ पे इस्लाम बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमन्स ने बेसिकली जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था उसको खत्म करके वापस भेज दिया कहां पर, इटली वाली साइड पे। और इटली जाके जब उन्होंने देखा कि इन्होंने तो ग्रीक्स ने बेसिकली जाके देखा कि रोमन कल्चर की तो धज्जियां उड़ाई पड़ी है उन्होंने, वहां पर फिर वो दिमाग लगाते हैं और इस दिमाग को क्या कहते हैं, रेनेसांस। रेनेसांस आता है, रेनेसांस से क्या होता है, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होने लग जाती है। साइंस और टेक्नोलॉजी का मतलब एक्सप्लोरेशन होने लग जाती है। एक्सप्लोरेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट कहां पर आता है, वास्को डी गामा से। सो दिस वाज द मेन रीजन कि यूरोपियंस इंडिया आए ही क्यों। जाने को यहाँ पे बहुत सेंचुरी से ट्रेड चल रहा था कि यहाँ पर कोई सामान जाता था पर्शियन गल्फ से यहाँ पर गया, उसके बाद वाया यहाँ पर होके मेडिटेरेनियन में चल गया, मेडिटेरेनियन के बाद ऊपर निकल गया। और लैंडेड में क्या था, जो सिल्क रूट वाया बगदाद वगैरह होते हुए, कॉन्स्टेंटिनोपल से होते हुए आगे यूरोप पहुंच जाता था। बट तब यहाँ पे इस्लाम नहीं था, ये एक फ्री लैंड सी थी बेसिकली। थोड़ी बहुत ही कोई टैक्स लगना है, कोई यहाँ पे बीच में ट्राइबल लोग हैं वो उनको टैक्स देना है, दैट्स इट। सो इसीलिए एक्सप्लोरेशंस हुई हैं। और वो एक्सप्लोरेशन करी, स्टार्ट किसने करी, पोर्चुगीज ने। और सबसे लास्ट में कौन आया, फ्रेंच। और पोर्चुगीज सबसे पहले आने वाले थे इंडिया में और सबसे एंड में जाने वाले थे, ये हमेशा याद रखना। सो पोर्चुगीज आए, डच आए, डच कौन है, नेदरलैंड्स के लोग। इंग्लिश आए, इंग्लिश मींस इंग्लैंड। डेन्स आए मतलब डेनमार्क के। और फ्रांस आ गए। तो ये सारे लोग हैं जो इंडिया में आए। एंड व्हाई यूरोपियंस केम टू इंडिया, पता लग गया। दूसरा बताओ, व्हाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज सो इंपॉर्टेंट। रॉ मटेरियल हो गया, इसके अलावा यहां पर आपका गोल्डन लैंड आ गया, ये आपका आ गया गोल्डन आइलैंड्स आ गए, और ये सिल्क रूट जो है चाइना वाला आ गया, ऊपर से निकल सकता है। तो इधर अरेबिया, इधर अफ्रीका, ऊपर आपका आ गया यूरोप वाला रीजन। तो ये इंडियन ओशन वाला रीजन बेसिकली एक ओशन को एक कंट्री का नाम दे देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है, ट्रेड है। अब बट बताओ कैसे है ट्रेड, कि इंडियन ओशन इतना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात, सिल्क रूट निकल रहा है यहां से, और दूसरी बात ये देखो, अब गोल्डन आइलैंड से स्पाइसेस यहां पे गए, चाइना से सिल्क यहां पे आया, सामान इकट्ठा हुआ बंगाल में, बांग्लादेश ताम्रलिप्ति वाले रीजन से आया गुजरात से निकला पर्शियन गल्फ, और पर्शियन गल्फ से आगे निकल गया। उसके बाद सेकंड हमने बोला था कि कोई अभी इंडियन ओशन कोई शांत ओशन नहीं है, वहां पे बहुत सारे वेव्स हैं, करंट्स हैं, तो इट इज नॉट इजी कि मैं यहां से शिप निकालूंगा और सीधे अफ्रीका ले जाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या करना पड़ेगा मेरे को, ऐसे यहां पे जाके फिर पर्शियन गल्फ में निकलना पड़ेगा। सो ये जो रुकना है, दैट मीन्स यहां पे टोल देना पड़ेगा मेरे को हर जगह। और इसीलिए क्या है, इसको अगर देखो यहां पे यूरोपियंस ने ट्रेड करना है, और अगर यूरोपियंस सबसे ज्यादा टोल कहां पे लगता है, इंडियन पोर्ट्स पे, और अगर इस रीजन को ये बेसिकली कंट्रोल कर लेंगे तो इनकी ये टोल हो गए खत्म, और वही जो चीज यहां से 10 मिनट चल रही है यहां पे पहुंचती पहुंचती 12 यूनिट्स की हो जाएगी, तो ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और इससे क्या होगा, वो ट्रेड उनका ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उस चीज को 12 रुपए में बेचेंगे, फ्रेंच उसको 100 में बेचेंगे। कारण यहां पे जो टोल है सिर्फ ब्रिटिशर्स को माफ है, फ्रेंच को नहीं माफ। सो इसीलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये लैंडेड रूट करके भी, एंड सेकेंडली ये मैरीटाइम सी रूट करके भी। तो ये हमारे बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। यहां पर ऐसे बहुत फैक्ट्स होंगे जो इसके अलावा भी होंगे, बट अब हमने वर्ल्ड कर ली, एशियंट कर ली, मेडिवल कर ली, अब इन चीजों को कंसोलिडेट करना सीखो। अब अगर हमने वर्ल्ड पढ़ी है उसका रेफरेंस हमेशा आएगा ही आएगा, एशियंट मेडिवल, अब रेफरेंस बैक रेफरेंसेस आएंगे, और इसलिए रिवीजन अपनी रूटीन में रखनी है। अब वही हमने बात की थी, पोर्चुगीज, डच,
इंग्लिश, फ्रेंच, डेन्स, ये सारे आए हैं और इन्होंने कहाँ कहाँ अपनी अपनी पोजिशनिंग्स करनी है देखो। तो ये वाला मैप है, एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है। और पीपीटी मैंने इसलिए नहीं भेजी थी कि अब से सिर्फ जो आएंगे सिर्फ उनको ही सेंड करने, पहले थोड़ा सा ज्यादा जो नहीं भी आते थे उनको भी सेंड होती, तो इसलिए मैंने कल पीपीटी नहीं सेंड करी थी। अब ये वाले देख लो, ये मैप में है, एक बार घर जाके आराम से बैठ के देखना कि कौन किसकी पोजीशनिंग कहां पर है, एंड उसके बाद ये ईयर्स भी लिखे हुए हैं कि पहले अगर सूरत जो है बेसिकली पोर्चुगीज के पास था, बाद में इंग्लिश के पास आ गया। उसके बाद ये बॉम्बे, एक बॉम्बे देख लो, बॉम्बे भी पहले पोर्चुगीज के पास था, बाद में किसको एज अ डॉरी किसको दे देते हैं, वो इंग्लिश को दे देते हैं। इंग्लिश किंग की, ब्रिटिश किंग की और पोर्चुगीज की जो रानी है उसकी शादी हो जाती है, एंड जो ब्रिटिश किंग है उसको एज अ डॉरी बॉम्बे दे देते हैं। और ये बॉम्बे आगे ब्रिटिश किंग से कौन ले लेता है, ईस्ट इंडिया कंपनी लीज पे बिजनेस करने के लिए। तो ऐसे चेंजेस भी हुए हैं बड़े। ये देखो मसौलीपट्टनम है, पोर्चुगीज का था, बाद में ब्रिटिश ने ले लिया इसको, यहां पर भी यही है। तो अब ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स के तीन बहुत इंपॉर्टेंट उसके दुश्मन नहीं है बेसिकली, कि अब यहां पर देखो सारा मिक्स सा हुआ पड़ा है, बट बाद में हम क्या देखेंगे, मोनोपोली हो जाएगी ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ने सबसे पुराने जो खिलाड़ी हैं पोर्चुगीज, उनके साथ निपटना। कैसे निपटेंगे वो, मैट्रिमोनियल अलायंस बना लेंगे उनके साथ में। उसके बाद डच और डेन्स के साथ क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे कुछ लेवल तक, बट डिप्लोमेटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली उनको वो हैंडल कर जाएंगे। उसके बाद फ्रेंच जो होंगे उनके साथ ओपन वॉर में रहेंगे। पोर्चुगीज गए, डच डेन गए और फ्रेंच को तो लड़ा के मार देंगे। सो ये होती है ब्रिटिशर्स की पॉलिसी कि एक्सटर्नल जो थ्रेट्स हैं बेसिकली उसके लिए वो ऐसे हैं, इंटरनल की हम अलग अलग में बात करेंगे। तो ये एक बार जरूर जाके देखना जरूर ईयर्स के साथ में कि कौन कब आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, और कौन बेसिकली फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने की परमिशन ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं पोर्चुगीज की। हम सारे जो आए उनकी एक फाउंडेशन सी क्रिएट कर लेते हैं कि सारे आ रहे हैं यूरोपियंस, वो क्या उनकी पॉलिसी रह रही है। सबसे पहले 1498 में कौन आता है, वास्को ड गामा। कैसे आता है वो, केप ऑफ गुड होप तक पहुंच जाता है। उसके बाद एक गुजराती ट्रेडर है इब्न माजिद, वो उसको लेके आता है, क्योंकि देखो इंडिया और अरेबिया का, हिंदुस्तान और अरेबिया का ना पुराना रिलेशन चल रहा है। उसको पता है कि मॉनसून कब आ रहे हैं, जा रहे हैं, उस हिसाब से शिप लेके जाना है या वापस लेके आना है। तो वास्को ड गामा गुड होप तक पहुंचता है। उसके बाद आगे वो गुजराती ट्रेडर है, वो उसको कैलीकट लेके जाता है। कैलीकट इज आज का, अगर मैं कैलीकट बोलता हूं तो क्या, कौन सी जगह है वो, कहां पर होगा ये, अगर मैप बोलूं मैं ये वाला, कहां पर होगा ये कैलीकट, ये अफ्रीका से आ रहा है, कहां पे होना चाहिए आपको लगता है, कहां पे हो सकता है, यहां से देखो जा रहा है रास्ता, वो यहां पर तो जाएगा नहीं ऑब्वियसली, ना यहां पर जाएगा, यहां पर ही जाएगा कहीं पे। तो कैलीकट इज कोझिकोडे आज का, ठीक है। तो वहां पे रूलर कौन है, ज़ैमोरिन। ये हमने पढ़ा हुआ है सारा उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में, जो हम एक्सप्लोरेशंस वाला टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने सारा पढ़ा हुआ है, ये उसको रिवाइज करना है एक बार। बट अब इस रीजन में कौन है, इस रीजन में मुस्लिम डोमिनेशन है। मुस्लिम डोमिनेशन क्यों, डेक्कन सुल्तान्स का बाद में एरिया बनता है ये। तो बेसिकली नॉर्थ साउथ वाला जो रीजन है वो अरब और पर्शियन लैंड के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे मुस्लिम्स की बेसिकली जो है वो डोमिनेशन है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो वो क्या कहते हैं, ज़ैमोरिन को पहले वास्को ड गामा जब आता है तो ज़ैमोरिन को बोलता है इसको भगा दे, इसको कोई हमने ट्रेड प्रिविलेज नहीं देनी, ना ही इसको कोई फैक्ट्री खोलने देनी है। तो क्या होता है अरब, और उसके बाद वो वास्को ड गामा को वापस, ज़ैमोरिन जो है वास्को ड गामा को बाहर भेज देता है। बट वास्को ड गामा क्या होता है, दोबारा आता है और अरब शिप्स को बेसिकली हरा देता है विद द हेल्प ऑफ, मतलब कि अपनी सारी नेवी के साथ, और फिर ज़ैमोरिन के पास जाता है, और फिर ज़ैमोरिन को एक मतलब कि बड़े प्यार से उसको धमकी देता है कि देख मैंने जिसके सिर पे तू नाच रहा था उसको भी हरा दिया, तो अपना ध्यान रख ले। तो इस बार क्या होगा, ज़ैमोरिन जो है वो कहता है कि ठीक है मरने से बेटर है इसके साथ रह लूंगा। तो उसको वो बढ़िया ट्रीट करता है, उसके साथ बढ़िया पॉलिसीज बनाता है और उसको परमिशन दे देता है कि तू यहाँ पे ट्रेड कर सकता है।
अब ये देखो, ये आ रहे हैं यहां से, अफ्रीका वाले रीजन से पोर्चुगीज पूरा घूम के आ रहे हैं, और ये है आपका इंडियन ओशन। अब ये इंडियन ओशन है ये सारा। अब ये पोर्चुगीज की जो नेवी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पोर्चुगल की, स्पेन की, इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग है एज कंपेयर टू किसी भी अफ्रीकन नेशन या इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, जो कोई भी अगर है एक ऐसी पार्टी उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और यहां पर क्या चल रही है? चोरी चकारी, और समुद्र की चोरी को क्या बोलते हैं? पायरेसी, पायरेट्स वाला वर्ड सुना हमने, तो ये वो चल रही है। अब कार्टाज सिस्टम स्टार्ट करते हैं पोर्चुगीज। कार्टा सिस्टम में क्या है कि आपको हमें प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ेगी सभी को, अफ्रीकन को भी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट को भी। वो कहते हैं कि अगर आपने सी के थ्रू, इंडियन ओशन के थ्रू ट्रेड करना है तो हमें आपको फीस देनी पड़ेगी। वो फीस क्यों है? दो कारणों से। एक तो अगर कोई और आप पे अटैक करेगा आपकी शिप पे तो उससे हम बचाएंगे, और दूसरा हम ही नहीं अटैक करेंगे। 100 साल तक पोर्चुगीज ने एक्सप्लॉइट करा इंडियन ओशन का ट्रेड इतना ज्यादा कि वो खुद ही सबसे बड़े पायरेट्स बन गए। मतलब कोशिश हुई है, शो ये करना चाहते थे कि हम बचाएंगे, कि जो लोकल पायरेट्स हैं ये आ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो उससे। एंड सेकेंडली वो खुद भी कहते थे कि हम आप पे अटैक नहीं करेंगे अगर आप हमें प्रोटेक्शन मनी दोगे। और उस प्रोटेक्शन मनी को क्या बोल रहे हैं? कार्टा सिस्टम। अब पोर्चुगीज आए हैं, वो अपने साथ क्या लेके आए हैं? टबैको, चिलीज, पोटैटो एंड प्रिंटिंग प्रेस। ये टबैको और चिलीज कहां से उठा के लाए हैं? ये मतलब कि इनके भी लिए ये है साउथ अमेरिका के नेटिव्स हैं। और ये पोटैटो हमने पढ़ा हुआ कि इसके वजह से अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा आई। कारण अब जो है प्रेशर जो है पीजेंट पे वो इतना नहीं है कि ज्यादा उगाना पड़ेगा ज्यादा खाने खिलाने के लिए। पोटैटो क्या है? बेसिकली कार्ब्स रिच है, और कार्ब्स क्या है? एनर्जी दे देते हैं एकदम से आपको। तो थोड़ी क्वांटिटी भी अगर खाओगे तो बेसिकली आप में एनर्जी रहेगी काम करने की, और आपको डिजीज सा फील नहीं होगा। तो पोटैटोज इसलिए प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग अर्बनाइजेशन इन विजयनगर किंगडम। अब हम पढ़ते हैं कि विजयनगर किंगडम और पोर्चुगीज का बहुत अच्छा रिलेशन था। कारण एक तो सबसे पहले बीजापुर के साथ लड़ाई में था, वो डेक्कन सुल्तानों के साथ लड़ाई में था विजयनगर एम्पायर। एक तो कि मेरे को एडवांस्ड वेपन्स मिलते रहेंगे, एंड सेकेंडली बीजापुर को नहीं मिलेंगे, तो इसलिए विजयनगर और पोर्चुगीज का बहुत अच्छा रिलेशन रहा था। और अपने साथ क्या लेके आए? टबैको, चिलीज, पोटैटो, ये याद रखना है हमने। प्रिंटिंग प्रेस लेके आए हैं, बट यहां पर इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश नहीं की गई, वो हम बाद में देखेंगे हुई है। और ये इनका जो टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है, अब इंडियन आर्किटेक्चर और इनका बेसिकली यूरोपियन आर्किटेक्चर गॉथिक, अगेन टेलिंग यू कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने इसका रेफरेंस दिया था। तो गॉथिक आर्किटेक्चर जो है वो अब इंडिया आ जाता है पोर्चुगीज के साथ में। अब पोर्चुगीज आगे, उन्होंने परमिशन ले ली जैमोरिन से अपना एस्टेब्लिश करने के लिए। अब वहां की सरकार, पोर्चुगल सरकार, एक गवर्नर भेजती है। सबसे पहला गवर्नर कौन है? अल्मेडिया। अब ये अल्मेडिया आता है और स्टार्ट करता है, ही वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय इन 1505। बट अगेन यहाँ पे मुस्लिम्स बेसिकली ज्यादा मेजोरिटी में थे, एंड दे वांटेड कि यहाँ पे कोई ना और आए और ट्रेड करे, क्योंकि अगर कोई और ट्रेड करेगा तो उससे क्या होगा? उनकी जो मोनोपोली है वो कम होगी, उनकी जो बुक्कत है बेसिकली कम हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं सारे, इजिप्ट, टर्की और गुजरात, ये सारे मिलके क्या है? पोर्चुगीज पे अटैक कर देते हैं। पहली बैटल ऑफ चौल होती है 1508 में, उसमें तो नो डाउट वो हार जाता है, बट वो अगेन अल्मेडिया गोज बैक, अपने आप को रीइंफोर्स करता है और दोबारा से आके इन सबको डिफीट कर देते हैं नियर द्यू। एंड ही फॉलोज ब्लू वाटर पॉलिसी, अगेन वही कार्टा सिस्टम कि यू गिव मी द प्रोटेक्शन मनी और तभी तुम इंडियन ओशन में ट्रेड कर पाओगे। और अगर साउथ इंडिया वाया सी ट्रेड नहीं करेगा, अब साउथ इंडिया यहां वाले रीजन को अगर ट्रेड करना है तो वो ये तो है नहीं कि पहले गुजरात भेजेगा, गुजरात से यहां भेजेगा, वो तो यहां से भेजे अपना चुप करके सीधा, या फिर वो यहां पर जाए और लैंडेड सिल्क रूट पे जाए। सो इसीलिए साउथ इंडियन एम्पायर्स के लिए, किंगडम्स के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडियन ओशन उनके लिए खुला होना चाहिए। और पोर्चुगीज जो है उनकी नेवी बड़ी स्ट्रांग है, उनसे लड़ना इजी है नहीं, तो इसलिए उनको प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ेगी। एंड दिस इज कॉल्ड ब्लू वाटर पॉलिसी, ट्रेडिंग राइट्स। नेक्स्ट कौन आ जाता है? एल्बर्क्यू, सेकंड गवर्नर है, एंड ही एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। तिमोजी, याद है नाम ये वाला?
कि ये हमने यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया कि है एक्वायर्ड गोवा। गोवा कैसे एक्वायर करा उसने? दोबारा जाके वर्ल्ड हिस्ट्री का आई गेस सेकंड या थर्ड लेक्चर ही था वो एक्सप्लोरेशन वाला, उसमें तिमोजी, वो पूरी स्टोरी बताई हुई है उसमें कि कैसे जो है पोर्चुगीज के पास तिमोजी जाता है और वहां पे बोलता है कि मुस्लिम जो है बेसिकली हमें हरास कर रहे हैं। तो पोर्चुगीज क्या है, तिमोजी की हेल्प करते हैं कि तू हमें गोवा एक्वायर करने में हमारी हेल्प कर, और हम तेरे को उल्टे बदले में क्या देंगे, रिलीजियस टॉलरेंस दे देंगे, तुम अपने हिसाब से जियो, अपना रिलीजन को फॉलो करो। सो दैट वे दे एक्वायर। लड़ाई होती है बीजापुर की और सारे डेक्कन, बेसिकली डेक्कन सुल्तानों की, और वो आपस में लड़ते हैं। बट एंड में क्या है, पोर्चुगीज की आर्मी बहुत, नेवी बहुत स्ट्रांग है, एंड दे एक्वायर गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1511। नेक्स्ट इज नीनो डू कुना। इसने क्या करता है, ये गोवा जो एक्वायर करा है इसको ये कैपिटल बना देता है पोर्चुगीज की। एंड हुगली, बसीन और दीऊ। अब ये कहां पे पहुंच गया, इधर वेस्टर्न साइड से होते होते ये कहां पे पहुंच गया, ईस्टर्न साइड पे, बेसिकली बंगाल वाली साइड पे भी। तो यहां पर भी इसका इफेक्ट आ गया और अब पोर्चुगीज का यहां पर भी आ गया। तो दैट मीन्स उन्होंने अपने आप को, फाउंडेशन उनकी क्रिएट हो गई है। एंड अब नेक्स्ट प्लेयर कौन आएगा, सॉरी एक लास्ट है ये, एफेंजो डिसूजा। अब एम्पायर हो गया क्रिएट, इकोनॉमी चलने लगी, पैसा आने जाने लग गया। अब क्या होगा, रिलीजन की बात होगी। और रिलीजन इसलिए इसको ज्यूइस्ट किंग कहते हैं कि ये धर्म प्रचारक वाला यहाँ का गवर्नर है। और पहला जो मिशनरी अगर हम कहें कि हु कम्स टू इंडिया फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इज फ्रांसिस्को जेवियर, और वो किसके टाइम पे आ रहा है, अफांजो डिसूजा के टाइम पे। मोन्जेरेट एंड एक्विवा, आपने वो लिस्ट निकाली थी कि हिंदूज को कौन, अकबर जब दीन इलाही वाली बात है, इबादत खाना की करता है कि हिंदूज को कौन रिप्रेजेंट करता है, पारसीज को कौन करता है, जैन्स को कौन करता है, वो लिस्ट दोबारा से जाके देखना। तो उसमें क्या देखोगे आप, क्रिश्चियनिटी की अगर जब बात करनी होती है उसने, तो वो कौन जाते हैं उसके, ये वाले मोन्जेरेट एंड एक्विवा। और ये देखो अब सारी कौन सी हैं, ये पोर्चुगीज सेटलमेंट्स हैं, यहां से शुरू होके यहां तक। सो पूरा क्या करा इन्होंने, पोर्ट्स को कॉन्कर कर लिया, और श्रीलंका तो पूरा ही ले लिया इन्होंने। तो ये सारा रीजन अब इन्होंने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं, और ये इनकी गोवा क्या है, कैपिटल। तो और करा क्या है, देखो इंटीरियर में कहीं भी नहीं आ रही, पोर्ट्स चाहिए इनको सिर्फ, कारण जो इधर से सामान आ रहा है उसने ऐसे ही मूव करना। ईस्ट वेस्ट दोनों ही कोर्ट्स इनके पास है, अगर कोई जरूरत पड़ी तो बीच में से निकाल लेंगे ये। तो इंटीरियर में इनको कोई फायदा नहीं है, कारण वही है, इनकी जो कॉन्क्वेस्ट का भी तरीका है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल है सिर्फ। नेक्स्ट इज डच। मेन आपने बस ये याद रखना है कौन आया, किसके मतलब कि किसकी ड्यूरेशन में आया, ठीक है, और उसकी फर्स्ट फैक्ट्री कहां पे सेटल हुई। और मेन हमने क्या किन पे, फ्रेंच और ब्रिटिश पे ज्यादा फोकस देके ज्यादा पढ़ना। सीडी हॉटमैन सबसे पहला जो इंसान आया फ्रॉम डच, ठीक है, डच इज नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स के लोगों को क्या नाम, डच। एंड दे फॉर्म्ड वीओसी, इन कंपनी का क्या नाम है इनका, वीओसी इन 1602। एंड उनको क्या चाहिए, सिर्फ स्पाइसेस चाहिए, स्पाइसेस में ही है। इसलिए क्या होगा कि डच जब बेसिकली ब्रिटिशर्स के साथ लड़ेंगे, एंड में वो हार जाएंगे, तो वो क्या बोलेंगे, चलो इंडिया तुम संभालो, लेकिन गोल्डन लैंड, सॉरी गोल्डन आइलैंड्स, जो स्पाइसेस वाला रीजन है नीचे साउथ ईस्ट एशिया वाला, वो हमें दे दो। तो डच उधर चले जाएंगे और ब्रिटिशर्स इधर रहेंगे अपना। तो स्ट्रेटेजिकल एक इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है। ओवर पावर्ड अब आए हैं, तो स्पाइसेस में बिल्कुल डच जो है वो नंबर 1 है, और पोर्चुगीज का जो सारा मार्केट है उसको सारा हिला देते हैं, और गुजरात, बिहार और उड़ीसा वाले रीजन में ये एक्टिव है। अब ये इंटीरियर में जाके क्यों एक्टिव हो रहे हैं, ये पोर्ट्स वाले में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, कारण नहीं, वो तो उन्होंने कर देंगे उनको, नेदरलैंड्स वाले, लेकिन ओवर पार कर दिया उन्होंने काफी हद तक। इनको चाहिए स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस या तो है साउथ में या है गोल्डन आइलैंड्स पे, और गोल्डन आइलैंड्स हैं कहां पर, यहां पर, और ये सामान कहां पे भेज रहे हैं, गोल्डन लैंड पे, और गोल्डन लैंड से फिर रेट जो है ट्रेड रूट होके ऐसे बाया लैंड जा रहा है। और ये रास्ते में कौन है, बंगाल, बिहार, ओडिशा। तो इसलिए इंटरेस्टेड कहां पर है ये डच ज्यादा, इंटीरियर्स में, ताकि हम उगाने वाली जगह पे छोड़ो। और यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया जो है
जो गोल्डन आइलैंड्स है बेसिकली वो भी इनके कब्जे में है, उसके बाद जो ट्रेड रूट है वो भी इनके कब्जे में, तो इट इज विन विन सिचुएशन फॉर देम। मतलब कि फालतू के जाके वहां पे जाके लड़ाइयां लड़ने से कोई फायदा नहीं उनको। और क्योंकि ये भी नहीं है कि यहां से सीधा जो शिप है वो यहां पर आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन ओशन इज नॉट इजी, उसको शिप को ऐसे से जाना ही पड़ेगा। तो पोर्ट्स इनके लिए ज्यादा कोई फायदेमंद वाली चीज है नहीं है। साउथ में सिर्फ एक ही चीज है, कार्डेमम, इलायची, वो ज्यादा उग रही है, एंड इनका इंटरेस्ट यहाँ पे स्पाइसेस में ज्यादा। सो दे सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसौलीपट्टनम इन 1605, ठीक है, एंड मेड इंडिया टेक्सटाइल सेंटर ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, कि टेक्सटाइल बहुत ज्यादा बन, एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ये मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा किसमें है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कि वहां से स्पाइस उठाया वहां पे बेच दिया, यहां से टेक्सटाइल उठाया यहां से टेक्सटाइल बेच दिया, ये ज्यादा मिडल मैन वाला काम कर रहे हैं, इसीलिए इंटीरियर्स में जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 1741 they were defeated by king of Travancore, ठीक है, एंड फाइनली बाय ब्रिटिश इन बैटल ऑफ बेदार इन 1759। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है कि ब्रिटिशर्स ने कौन सी बैटल में दिवाया, बैटल ऑफ बेदार। उसके बाद क्या हुआ, ये अपना गोल्डन आइलैंड्स की तरफ निकल गया और ब्रिटिशर्स ने इंडिया संभाल लिया। ये जो वीओसी वाली कंपनी थी 18% डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड जैसे आज भी शेयर्स अगर हम लेते हैं तो उसमें डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि जितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ वो बांट देती है, वो कंपनी में वापस नहीं लगाते। जैसे अगर 100 रुपीज है, 18% यानी कि 118 रुपए का हुआ था, तो लगाने को वो नेक्स्ट टाइम पे क्या 118 रुपए लगा सकते हैं, बट वो फिर से क्या करेंगे 100 रुपए लगाएंगे और 18 रुपए जो उसके शेयर होल्डर्स हैं बेसिकली उनको बांट देंगे। और इसके ये दे रहा है 18% तक, इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड दे रहे हैं। कारण डिविडेंड अपने मतलब कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कि इन्वेस्ट करो मेरे में। कारण क्योंकि अब मतलब कि सी से जानी है, शिप्स आनी है जानी है, इतना सारा एडमिनिस्ट्रेशन रखना है, तो उनके लिए पैसा कौन देगा, लोग ही देंगे। तो लोगों से पैसा कैसे लेना, उनको लालच देना पड़ेगा कि जितना प्रॉफिट होगा उसमें से 18% में लोगों में बांटूंगा। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें। ये हो गए डच। नेक्स्ट इज डैनिश, डेन्स यानी कि डेनमार्क। इनका ज्यादा नहीं है, क्रिश्चियन IV जो यहाँ का राजा है, ही इशूड रॉयल चार्टर एंड प्रोवाइडेड, यहां पर भी कंपनी बन गई है, 12 साल का राइट दे दिया कि ईस्ट इंडीज में जाकर तुम काम करो, ठीक है। वेस्ट इंडीज कौन सा आ गया रीजन जिसको कह रहे हैं, अमेरिका वाला रीजन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सीरमपुर मिशन प्रेस वाज फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया एस्टैब्लिश इन 1799। ये सीरमपुर जो है पहली प्रिंटिंग प्रेस है। अभी प्रिंटिंग प्रेस, ये देखो मिशन वर्ड आया है इसमें, मिशन का मतलब मिशनरीज, यहाँ पे बाइबल छप रही है। अब बाइबल क्यों छप रही है, क्रिश्चियनिटी के प्रोपेगेशन के लिए। तो यहां पर 1799 में भी सीरमपुर जो है वो बेसिकली डेन्स लेके आते हैं इंडिया में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस। और ये रहे आपकी डैनिश सेटलमेंट्स, ये भी कहां पे ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं, पोर्ट्स में। वही बात है, सारा ट्रेड हो रहा है, इंटीरियर में अभी ज्यादा किसी को कुछ लेना देना है नहीं। अब जो मेन हमारा कंटेंडर है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। इनका दो आपस में, फ्रेंच भी जल्दी ही निकल जाएंगे बैटल ऑफ एंडिवास के बाद। क्वीन, जैसे वहां पे राजा ने दिया था, यहाँ पे क्वीन कौन है, एलिजाबेथ II है। 1600 में वो 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स दे देती है कि जाओ ईस्ट इंडिया में जाके जितना मर्जी ट्रेड करो, सिर्फ तुम ही करोगे, और उसके बाद तुम वाया ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो इंग्लैंड है वो ट्रेड करेगा, कि होलसेलर तुम हो, रिटेलर हम। सबसे पहले किंग जेम्स I वहां का, उसके बाद क्या है, विलियम हॉकिंस को भेजता है जहांगीर की कोर्ट में। कारण कि वे ट्रेडिंग राइट्स दे दो, मेरे को फैक्ट्री लगाने दो, मेरे को यहां से एग्जम्पशन दे दो। तो सबसे पहले किंग जेम्स I सेंड्स विलियम हॉकिंस इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। बट पोर्चुगीज इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग है। पोर्चुगीज स्ट्रांग होने का मतलब, वो कहते हैं अब ब्रिटिशर्स आए हैं, अब एक जगह पर एक दुकान थी, अब वहां पे एक और बंदा आके कहता है कि मैं भी दुकान खोल लूंगा, तो जो पुराना होगा वहां का ओनर दुकान का, उसको तो टेंशन होगी। तो सेम है, पोर्चुगीज को टेंशन हो जाती है। वो जहांगीर को एक बार बोलते हैं कि भगा दे इनको, जहांगीर एक बार भगा देता है, बट अगेन वही बात है, वो अगली बार दोबारा आते हैं और पोर्चुगीज को हरा देते हैं ब्रिटिशर्स, क्योंकि अब वो बहुत एक
मेजर पावर बन के उठ रही है ब्रिटिशर्स। सो इसलिए क्या कहते हैं, पोर्चुगीज को हराया। सो अगेन वही, जैसे जो पोर्चुगीज ने करा था कि अरब्स को हरा के फिर जैमुरीन के पास आए थे, अब इंग्लिश ने भी वही किया कि पहले पोर्चुगीज को हरा दिया, उसके बाद मुगल्स के पास आए कि अब हमें आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे। तो अगला फिर ऑब्वियसली अगले को करना पड़ेगा कि नहीं, ज्यादा फालतू के पंगे क्या डालने, प्लस ट्रेड ही हो रहा है मेरी जगह पे, ट्रेड होगा तो मेरे को ही स्टेट को ही पैसा आएगा कहीं ना कहीं से, तो इट इज गुड। नेक्स्ट कौन आता है, 1613 में थॉमस रो आता है एंड ही गेट्स परमिशन टू सेट अप फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। उसकी मसौलीपट्टनम थी, इधर कौन सी आएगी, सूरत में। 1691 में एक्सक्लूसिव पोर्ट मिल गया बंगाल में। उसके बाद तो भाई जब ट्रेड अगर एक जगह से प्रॉफिट दे रहा है स्टेट को कोई, तो स्टेट बोलेगा कि आप वहां पे भी जाके काम करो, आप वहां पे भी जाके, तो अब ये कहां पे चले गए, बंगाल की तरफ, वहां पे अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। क्योंकि पोर्चुगीज भी हमने देखा था वेस्ट से सीधा कहां पे जंप मारी थी उन्होंने, ईस्ट में, तो इन्होंने भी क्या करा, बंगाल में गए, वहां पर एक पोर्ट फैसिलिटी ले ली, वहां पे एनुअल जैसे 1 रुपए दे दिए, बस इतने 3000 एनुअल रुपए। रुपए कौन से हैं ये वाले, ये शेरशाह सूरी वाले रुपए हैं, यानी कि रुपया इज सिल्वर कॉइन, रुपया ये वो वाला चल रहा है अभी भी कोई नई करेंसी जो है इनकी नई स्टार्ट है। 1698 में सूबेदार ऑफ बंगाल गेव देम जमींदारी। अब क्या है, अब इतने पावरफुल हो गए कि इनको जमींदारी दे दी 3 विलेजेस की, कलिकता, गोविंदपुरा एंड सुतनाती, फ्रॉम इब्राहिम खान। ये मतलब एक वर्ड दिमाग में रखना कि ये मनसबदारी, सॉरी जमींदारी जो यहाँ के राइट्स दिए ब्रिटिशर्स को, तो किससे लेके दिए, इब्राहिम खान एक बंदा है, उससे सूबेदार जो है बंगाल का, उसने ब्रिटिशर्स को दे दिया। और ब्रिटिशर्स ने ये तीनों जगहों को इकट्ठा करके क्या बना दिया, कलकत्ता, ठीक है। एंड यहां पे एक फोर्टिफिकेशन कर दी कि अपना शहर बनाया, तो शहर के आसपास क्या करेंगे, फोर्टिफिकेशन, एंड दैट फोर्ट इज कॉल्ड फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता। 62 में दे मेड मैट्रिमोनियल रिलेशंस विद पोर्चुगीज, ठीक है। देखो ईस्ट वेस्ट में आगे, अब वेस्ट में देख रहे हैं कि यार ये तो पोर्चुगीज हर जगह इंटरफेयर कर रहे हैं, तो पोर्चुगीज के साथ क्या करते हैं उन्होंने, मैट्रिमोनियल अलायंस कर दिया। और चार्ल्स, किंग चार्ल्स को क्या देते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी किस में दे दी, डाउरी में दे दी। और वो बॉम्बे किससे चार्ल्स ने ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑन लीज। अब ईस्ट वेस्ट में हो गए, इधर भी पोजीशन होगी, इधर भी पोजीशन होगी। अब इधर जाएंगे तो मराठा से सीधा उनका एनकाउंटर हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, वो नीचे आएंगे। अब नीचे आएंगे दैट मीन्स मद्रास वाली साइड पे होंगे। मद्रास में फोर्ट को क्या कह रहे हैं, फोर्ट का नाम क्या है जो एस्टेब्लिश हुआ, फोर्ट सेंट जॉर्ज। यहाँ पे फोर्ट सेंट डेविड भी है, वैसे वो एयरपोर्ट वाले रीजन में आ जाता है, बट साउथ में ही है, तो ये दोनों है। द मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या है, अब इतनी ज्यादा पावरफुल हो गया। एंड राजा कौन है इस टाइम, सॉरी लेटर मुगल्स में से कौन सा राजा, फारूक सियार। फारूक सियार 1717 में एक शाही फरमान जारी कर देता है कि आज से ये लिबर्टीज ब्रिटिशर्स को और दी जाती है। एंड ये वाली जो शाही फरमान है, इसको मिसयूज करके इतने ज्यादा वो पावरफुल हो जाते हैं ब्रिटिशर्स कि वो लेटर मुगल्स को तो कुछ समझते नहीं उसके बारे में। उसके बाद फ्रेंच के साथ में भी लड़ने की उनकी ताकत आ जाती है, बट फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल ये पुरानी ताकतें हैं। ब्रिटिश एम्पायर वो है जो अभी नया नया ही अपने आप को जिसने संभाला, ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ है। एंड ऑल मतलब एक टाइनी सा एक ऐसा देश है जो यूरोप मेनलैंड पे ना होके भी यूरोप की पॉलिटिक्स को संभाल रहा था। फ्रांस, इनकी लड़ाई फ्रांस और इंग्लैंड की इसीलिए थी। फ्रांस भी कहता था कि मैं यूरोप की पॉलिटिक्स संभाल लूंगा, इंग्लैंड भी कहता था, बट इंग्लैंड, फ्रांस कहता था इंग्लैंड को कि तू तो मेनलैंड पे भी नहीं है, तू तो एक आइलैंड है और तू कैसे संभालेगा। फ्रांस कहता मैं मेनलैंड पे हूं, मैं इतना पुरानी एक पावर हूं मैं, तो मुझे संभालना चाहिए। तो इसीलिए इनकी टसलबाजी चल रही है शुरू से। सो ये शाही फरमान फारूक सियार का जो है, इट इज द मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पैर जमेंगे वो इसके बाद जमेंगे। अब क्या क्या परमिशन दे दी उसने कि अपनी करेंसी चला लो बॉम्बे में, कि अपने कॉइन्स बनाओ और वहां पे छापो और उसमें ट्रेड करो, कोई इशू नहीं। दस्तक इन बंगाल, ये दस्तक अभी समझाता हूं। तीसरा, टैक्स फ्री ट्रेड इन गुजरात ऑन एनुअल पेमेंट ऑफ 10,000 दिस थिंग। तो और ये मैग्ना कार्टा कौन कर रहा है, जॉन सरमन, ये मेन इंसान है जो ये मैग्ना कार्टा फारूक सियार के साथ डीलिंग कर रहा है।
अब चीज आ जाती है दस्तक, क्या चीज है। अब शाही फरमान में ये लिखा गया कि ट्रेडिंग का एक बेसिकली पास है, वही हमने मार के टोल, मतलब अगर कोई चुंगी लगी पड़ी है, मैं पास दिखाऊंगा और मैं वहां से निकल जाऊंगा, तो सेम वे उसने बोला कि दस्तक है आपके पास, आप इशू करो और उसके बाद जैसे मर्जी ट्रेड करो। जब तक यहां पे अलीवर्दी खान था बंगाल में, अलीवर्दी खान ऑफ बंगाल, इंडिपेंडेंट स्टेट्स में पढ़ा हमने, बंगाल की फॉर्मेशन में, उसके बाद जो बिहार से आता है और नवाब ऑफ बंगाल को मार के ही टेक्स ओवर द सीट। तो अलीवर्दी खान तक क्या था, ये दस्तक राइट्स का प्रॉपरली यूज होता था कि ठीक है जो ट्रेडर है उसको देना और ब्रिटिश ट्रेडर को ही देना, और उससे क्या है स्टेट को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा था। बट अलीवर्दी खान की डेथ के बाद वही लेटर मुगल्स वाले सीन हुआ कि यहां पर भी जो किंग्स आए दे वर नॉट दैट एफिशिएंट, और उस वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इसको मिसयूज करना शुरू कर दिया दस्तक राइट्स को। और ये दस्तक राइट्स के मिसयूज से ही जो सिराजुद्दौला वाले टाइम पर अगर हम देखेंगे तो बैटल ऑफ प्लासी एंड बाद में बैटल ऑफ कासिम, मीर कासिम का टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर होगी। तो दस्तक क्या है, बेसिकली ट्रेडिंग राइट। बंगाल आज तक क्यों इतना पावरफुल रहा, क्योंकि ट्रेड हो रहा है उसके पास से, और ट्रेड में उसको ट्रेड ड्यूटीज मिल रही हैं। बट ये दस्तक राइट्स का मिसयूज होने से जो सिर्फ ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू था बंगाल का, वो खत्म हो गया, और वो खत्म होने की वजह से क्या हुआ, बंगाल भी खत्म हो गया। वो बंगाल जो मुगल बादशाह को आंखें दिखाने की हिम्मत रखता था, वो अब क्या हुआ, बैंकरप्ट हो गया, ना पैसे देने को है ना कुछ और है। जागीरदारी क्राइसिस पहले आए पड़े हैं, मनसबदारी क्राइसिस पहले आए हुए हैं। तो बंगाल जो है अब यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक होने लग जाता है इसके दस्तक राइट्स के मिसयूज की वजह से। नेक्स्ट इज फ्रेंच। ये कौन आता है, किंग लुइस 14 के टाइम पे आता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है, और फ्रेंच जो है वो एक पीएसयू है, यानी कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। तो इसीलिए जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने करना होगा तो वो पहले फ्रांस भेजेंगे मैसेज कि हमने ये करना चाहते हैं, हम कर ले। तो इसकी वजह से क्या होगा, बड़ा डिले होता रहेगा कम्युनिकेशन में। बट यहां पे कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, प्राइवेट है, इनका अपना डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, इन्होंने क्या करना है, अपना डिसीजन लिया इंडिया में और इंप्लीमेंट कर दिया। तो इसलिए क्या होगा, ओवर द टाइम ये बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे काम करने में, आउटपुट में। तो ये आ गया। अब क्योस हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स गए, ठीक है। इंडिपेंडेंट किंगडम्स, रीजनलिज्म, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन होगी। मुगल्स जो है बेसिकली खुद ही दिल्ली आगरा तक रह गए, उसके बाद तो बहादुर शाह 2 तक तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। इन्वेजन्स, नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। डिफीट ऑफ मराठास हार गए अब बेचारे, जो सबसे बड़ा थ्रेट थे। और टर्मोइल इन साउथ एंड डेक्कन, साउथ और डेक्कन में अपनी ही गेम चल रही है। तो ये सारी क्या चीज है, एक ये है क्योस, और इसी का तो ब्रिटिशर्स वेट कर रहे थे कि बस क्योस होए सही और हम उसका फायदा उठाएं और अपनी जो एक्सपेंशन पॉलिसीज है उसको बढ़ाएं। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है उससे पहले कि कैन इट बी सेड दैट पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स वाज एक्सीडेंटल और वाज इट प्री डिटरमिन्ड, कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो क्या वो ये सोच के आए थे पॉलिटिकल एक्सपेंशन करनी है कि सिर्फ ट्रेड करने आए थे? क्या इनकी जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन थी और कब्जा करना, बेसिकली रूल करना इंडिया पे, क्या इनका ये पहले डे से गोल था? क्या लगता है कि ये ट्रेड करने आए थे, बस लक बाय चांस हुआ कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट हुई और दे टुक ओवर द एम्पायर? लिख के लाना है इसको आंसर को, और ये दोनों साइडों से ठीक है। अगर आप बोलोगे कि हाँ ट्रेड करने आए थे और यहां पे आके मौका मिला, अगले मौके पे चौका मार दिया, और ये भी बोल सकते हो कि नहीं वो तो पहले से सोच के आए थे, क्योंकि अब क्या है इंपीरियलिज्म बढ़ गया था, क्योंकि स्पेन पोर्चुगल ने अमेरिका ढूंढ लिया था, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, साउथ ईस्ट एशिया। तो दोनों साइड से आप बोलोगे तो यू कैन जस्टिफाई, बट एक बैलेंस आंसर लिखना, लिख के लाना कि ये जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन हुई है ब्रिटिश एम्पायर की, वाज इट एक्सीडेंटल और वाज इट प्री डिटरमिन्ड, प्री प्लान्ड था ये सिस्टम सारा।
अब इंडिया में आ गए हैं, ठीक है। अब हमने उससे पहले क्या देखा है कि चाहे एम्पायर डेवलप हो रहा है यहां पर, चाहे डेवलप हो रहा है यहां पर, चाहे डेवलप हो रहा है यहां पर, या चाहे डेवलप हो रहा है यहां पर, तो एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? आइदर देन मूव टू पहले बंगाल, देन टू गुजरात एंड देन टू दक्कन या साउथ की तरफ। तो अब इनके पास भी तीन ऑप्शन ही हैं कि या तो यहां से, बट क्या है, अब ब्रिटिशर्स जो आ रहे हैं वाया सी रूट आ रहे हैं, सी रूट से वो यहां कहीं लैंड करेंगे सबसे पहले ऑब्वियसली। अब उनके पास तीन ऑप्शंस हैं, या तो वो यहां पर आए ऑप्शन ए, या वो यहां पर आगे ऑप्शन बी, या वो कैलकाटा वाली साइड से ऑप्शन सी। उनके पास ए से एक्सपेंशन शुरू करेंगे। यहां पर कौन बैठे हैं? मराठास, अभी भी खत्म नहीं हुए, अभी भी हैं, और सबसे जो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो वो मराठास है। तो ये प्लान के कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद ये देख रहे हैं फ्रेंच को, यहां पे फ्रेंच जो है वो यहां से नीचे से ऊपर एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते देखो, सबसे पहले मैसूर, हैदर अली टिप्पू सुल्तान, निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठास, राजपूत, और फिर जाके दिल्ली कॉन्कर करना। तो ये बहुत एक गलत स्ट्रेटेजी है जो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला। तो रॉबर्ट क्लाइव ने उनको बोला कि हम ऐसा करते हैं, हम बंगाल चलते हैं, हम दोनों डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जाएंगे, हम मराठाओं से पंगा नहीं लेंगे, दोनों साइड में ऐसे जाएंगे, और ये वाले सारे रीजन को इकट्ठा करा अगेंस्ट मराठास, ये वाले सारे रीजन को करा अगेंस्ट मराठास। तो देखो ऊपर और नीचे से घेर लिया मराठास को, और फाइनली हम किससे लड़ेंगे? मराठास। तो ये वाली ऑप्शन जो है क्लाइव स्ट्रेटेजी बन जाती है रॉबर्ट क्लाइव की, और यही जो है बेसिकली फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश करता है। अब आ गया एंग्लो फ्रेंच, इनकी दो की आपस में लड़ाई चलनी है, ठीक है। बोथ आर फाइटिंग फॉर, कारण लड़ क्यों रहे हैं सारे? ट्रेड के लिए, ट्रेड इन इंडिया एज वेल एज यूरोप में। अब अगर हम देखा जाए कि ये रहा आपका फ्रांस, ये रहा आपका ऑस्ट्रिया, यहां पर है आपका बाल्कन स्टेट्स, और बाल्कन स्टेट्स के बाद क्या आ जाता है? टर्की, टर्की, कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल, ये वाला रीजन सारा, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल को आज क्या बोल रहे हैं हम? इस्तांबुल बोलते हैं। तो और इंग्लैंड बैठा है यहां पर, एक आइलैंड नेशन। अब क्या है, दोनों चाहते हैं ऑस्ट्रिया पे कब्जा करना, इंग्लैंड भी चाहता है, फ्रांस भी चाहता है। कारण क्यों? ऑस्ट्रिया के अगला कौन सा? बाल्कन, बाल्कन से आगे कौन सा? टर्की, और टर्की से आगे क्या है? सारा सिल्क रूट। तो जो सिल्क रूट आता है वो ऐसे इस रूट पे आ रहा है, और वाया बाल्कन या फिर वाया टर्की आ रहा है। तो अगर हम इस एरिया को कॉन्कर करेगा जो बंदा, यानी कि वो सिल्क रूट को, मेनलैंड सिल्क रूट को वो डोमिनेट कर पाएगा। अब इधर से फ्रेंच कोशिश कर रहा है, इधर से इंग्लैंड कोशिश कर रहा है, लड़ रहे हैं, अपना यूरोप में लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई का इफेक्ट कहां पर आ रहा है? इंडिया में भी। और ये लड़ाई जो इंडिया में आ रही है, इसको क्या नाम दे रहे हैं हम? एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स। तो कार्नेटिक रीजन में लड़ाई हो रही है सिर्फ। ये कार्नेटिक रीजन कौन सा? वो साउथ वाला, सरकार के नीचे वाला, ठीक है। तो इस रीजन में लड़ाई हो रही है फ्रेंच और इंग्लिश की, इसलिए हम इसको कह रहे हैं एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स। तो कब स्टार्ट हो रही है ये? 1746 एंड 48 में। वही आपको बताया, और एक्सटेंशन ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ एक्सेशन। ऑस्ट्रियन वॉर क्यों? ऑस्ट्रिया से बाल्कन, बाल्कन से टर्की, और यानी कि सारा जो मेनलैंड सिल्क रूट है उसको डोमिनेट करना है हमने सारा, अगेंस्ट द डायरेक्शंस। बट इनकी सरकारों ने बोला था कि यहां पे लड़ना है नहीं, बट दोनों के अगेंस्ट जाके इंग्लिश क्या करते हैं? सबसे पहले फ्रेंच की 3 शिप्स को कॉन्कर कर लेते हैं इंडियन ओशन में, मतलब कि बेसिकली बंदी बना लेते हैं उनको। अब इस टाइम पे फ्रेंच गवर्नर कौन है? डुप्ले। अब डुप्ले क्या कर रहा है? डुप्ले मॉरिशियस, जो एक फ्रेंच आइलैंड ही है, वहां के राजा को बोलते हैं कि आजा मेरी हेल्प कर दे, हम पहले ब्रिटिशर्स से अपनी जो 3 शिप्स है इसको खाली करवाएंगे, उसके बाद फोर्ट सेंट डेविड जो है आरकोट में, आरकोट में यानी कि कार्नाटिक राजा के अंडर, ठीक है, कार्नाटिक राजा के अंडर है, इस पे जाके कब्जा करेंगे। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एक उनकी फोर्टिफिकेशन है, अगर इस पे कब्जा कर लिया तो हम इंग्लिश को हरा देंगे। तो सबसे पहले वो आते हैं,
डुप्ले जो है मॉरिशियस के राजा के साथ अपनी तीनों शिप्स को क्लियर करा देता है। ठीक है, तीनों शिप्स को क्लियर कराने के बाद वो क्या करते हैं, फोर्ट सेंट डेविड की तरफ जाते हैं। अब फोर्ट सेंट डेविड है तो इंग्लिश फोर्ट, बट वो किसके रीजन में, किसके एम्पायर में है, कार्नाटिक के राजे के। अब इंग्लिश जाते हैं कार्नाटिक के राजे के पास कि देखो जी, हमने तो आपको पैसे भी दिए, हमने आपको रिस्पेक्ट भी दी, आपके एरिया में हमने अपना घर बनाया और वो घर तोड़ने आ रहा है, डुप्ले आ रहा है। अब डुप्ले जो है उनसे बात करता है कि भाई सॉरी, जो कार्नाटिक राजा है, नवाब ऑफ कार्नाटिक रेंज अनवरुद्दीन जो है बेसिकली डुप्ले से बात करता है कि ना कर ऐसे, इनके पास ना कर, बट फिर भी वो कुछ हद तक कन्विंस कर देता है उनको। डुप्ले जो है वो कहता है नहीं नहीं, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, मैं ऐसा करता हूं, फोर्ट से डेविड को मैं ले लूंगा और डेविड के बाद मैं मैसूर लूंगा, सॉरी मद्रास को कॉन्कर करूंगा और उसके बाद फोर्ट जो है मैं खुद रखूंगा, मद्रास जो आपको दे दूंगा वापस। बट ऐसा होता नहीं है, वो फोर्ट से डेविड को तो लोग नहीं कर पाता ऑक्यूपाई, बट मद्रास को ऑक्यूपाई करने के बाद वो इंग्लिश से वो अपने पास रखता है और वापस अनवरुद्दीन को नहीं देता। और इससे क्या होता है, दोनों के जो कार्नाटिक राजा है अनवरुद्दीन और डुप्ले वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। एंड जो ये बैटल ऑफ सेंट थॉमस है, यहां पर अनवरुद्दीन को हरा देता है डुप्ले। अब ये आप इमेजिन करो कि नवाब जो है, कितने इंपॉर्टेंट नवाब है, ऊपर निजाम बैठे हैं, डर नहीं है किसी का भी ना। अगर एक एम्पायर होता मुगल एम्पायर, तो दिल्ली से सबसे पहले, अगर यहाँ पे कर्नाटक में निजाम बैठा है, यहाँ पे सबसे पहले निजाम ऑफ हैदराबाद जो है वो अपनी फोर्सेस भेजता, उसके बाद दिल्ली से मुगल एम्पायर अपनी फोर्सेस भेजता। बट अब ये सारे अलग अलग लोग हैं और इनको आपस में किसी का लेना देना नहीं है। तो अब जब ये कर्नाटिक रीजन के नवाब को हरा देता है, अनवरुद्दीन को हरा देता है, ना निजाम आता ना मुगल एम्पायर आता, और ये जो देसी रूलर को हराना, ये देसी हो गया, अनवरुद्दीन बेसिकली इंडियन हो गया। इंडियन एक राजे को हराना एक यूरोपियन ताकत से, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है पूरे वर्ल्ड में कि अब जो है, जो एम्पायर्स हैं वो इतने ज्यादा वीक है और कोई इनमें जीरो यूनिटी है। तो ये मद्रास के चक्कर में क्या होता है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होती है। बट आफ्टर दैट क्या है, उधर जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो है वो खत्म हो जाती है और वो आपस में ट्रीटी हो जाती है। एंड सेम वे एक्सला चैपल, ये ट्रीटी का नाम है, याद रखना। बैटल, अब बैटल्स की बात होगी, थोड़ी सी बैटल्स, ठीक है। और अगर हम उसमें कोई अगर कोई वॉर की बात करेंगे तो उसमें बैटल्स होती हैं। एक होती है जंग, एक होती है लड़ाई। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करते हैं तो उसके बीच में काफी बैटल्स होती हैं। तो सेम वे इसके बीच में अब क्या होंगी, इंपॉर्टेंट बैटल्स दिखेंगी हमें। और दो पार्टीज कौन सी हैं, कौन जीता कौन हारा, और हर वॉर जो है वो खत्म होगी एक ट्रीटी के साथ में। ट्रीटी क्या थी और उसमें जो मेजर उसके प्रोविजंस थे वो क्या थे, वो याद जरूर रखना। अब ये चीज याद रखना कि भाई कौन सी पहले हुई कौन सी बाद में हुई, ये आपको इजी, मैं वही कह रहा हूं, अगर आप समझ जाओगे ना, बंगाल में बैठे हैं, देखो वही आपको बोला था, क्लाइव ने क्या बोला, बंगाल लो, उसके बाद इधर जाओ और इधर जाओ। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, ये देखो सरकार वाला रीजन आ गया, और ये आरकोट मैसूर, ये सारा कौन सा है, कार्नाटिक्स वाला रीजन है। ये आपका आ गया निजाम ऑफ हैदराबाद आ गया, और ऊपर मराठास, और मराठा से ऊपर दिल्ली। तो जब यहां पे अटैक कर रहे हैं, ना मराठास आ रहे हैं ना निजाम आ रहा है, तो इट बिकम्स वेरी इजी। और सबको पता लगा कि रीजनलिज्म बहुत ज्यादा, फ्यूडल जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो बहुत बड़े लेवल पे हुई पड़ी है। और जो मद्रास जो है, जो फ्रेंच ने ले लिया था, जो डुप्ले ने ले लिया था, वो इंग्लिश को वापस कर देता है, और फोर्ट जो डेविड है वो तो ये कॉन्कर ही नहीं कर पाता। तो बेसिकली क्या, हर एक ट्रीटी में क्या होगा कि जंग के दौरान जो जो चीजें जीती हैं वो वापस कर देते थे एंड में। अब है 1749 to 54 में हो जाती है सेकेंड कार्नाटिक वॉर। अब अगेन इस एरिया में ही हम रहेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे दो जगह हैं, हैदराबाद और आरकोट, निजाम ऑफ हैदराबाद और ये आरकोट वाला रीजन। अब राजा यहाँ पर क्या है, दोनों जगहों पे राजा की सीट को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। अब इसका फायदा एक साइड उठाएगी फ्रेंच, एक साइड उठाएगी ब्रिटिश। हैदराबाद में लड़ाई चल रही है मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में। आरकोट में चल रही है चंदा साहेब और अनवरुद्दीन, वही वाला, इसको हरा देता है अभी, फ्रेंच हरा देते हैं। अब फ्रेंच क्या है, हेल्प हैदराबाद में किसकी कर रहे हैं कि राजा कौन बने, मुजफ्फर जंग बने, और आरकोट में किसकी करें, चंदा साहेब की करें।
इंग्लिश किसकी हैदराबाद में करें? नासिर जंग की, और इधर अनवरुद्दीन की। आरकोट में तो ठीक है, लड़ाई होती है। अब पॉलिटिकल में हमने नहीं जाना है, इसमें हिस्ट्री में क्या हुआ लड़ाई में, क्या नहीं हुआ, कौन जीता इसमें? चंदा साहिब। यानी कि आरकोट में किसका बंदा बैठ गया? फ्रेंच का। हैदराबाद में भी नो डाउट नासिर जंग की जीत हो जाती है, जो इंग्लिश बंदा होता है, बट नासिर जंग की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, तो दोबारा से यहाँ पे कौन बैठ जाता है? मुजफ्फर जंग। दैट मीन्स हैदराबाद और आरकोट में दोनों जगह कौन बैठ गया? अब फ्रेंच के लोग। तो ये वाले रीजन को छोड़ के चले जाएंगे अब ब्रिटिश वापस अपने बंगाल में। तो ये बट बंगाल में लेके कौन जाएगा इनको? रॉबर्ट क्लाइव लेके जाता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर फ्रेंच के साथ लड़ना है तो उतनी पहले रिसोर्सेज भी लेके आने पड़ेंगे। कारण यहां पर वही आपको बता दें, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्राइवेट लोगों की है, और फ्रेंच की कौन सी? सरकारी कंपनी है। बेसिकली वो सरकार, वो मिलिट्री भी भेज सकते हैं, अपनी आर्मी मिलिट्री भी सब कुछ भेज सकते हैं। बट यहां पर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रिसोर्सेज पे ही फाइट करना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसा होना चाहिए। और पैसा कहां से आएगा? बंगाल से। बंगाल से पैसा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद आएंगे और फ्रेंच को हराएंगे। भाई नासिर जंग डेथ हो जाती है, तो वापस से मुजफ्फर जंग, एंड हेंस आरकोट और हैदराबाद दोनों जगह आ गया, फ्रेंच का बंदा आ गया। प्लान बी क्या करते हैं? क्लैव स्ट्रेटेजी, कि ये छोड़ो, पहले पैसे कमा के लेके आओ, फिर हम लड़ेंगे इनसे। और ये कहां पे चल जाते हैं? बंगाल वाली साइड पे। फिर वहां पे जाके वो पूरा उनके इंटरफेयर करते हैं। और डुप्ले कहते हैं कि क्लाइव कहते हैं कि जब तक डुप्ले बैठा है तब तक फ्रेंच के साथ लड़ना बहुत औखा है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और सबसे क्या करते हैं कि फ्रेंच सरकार को बेसिकली प्रेशर में डालते हैं कि डुप्ले को वापस बुलाया जाए। तो डुप्ले को वापस बुला लेते हैं और नया जो फ्रेंच गवर्नर है वो आ जाता है। और ये खत्म किससे होती है? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से, एंड विच एंडेड द वॉर एंड डुप्ले वाज कॉल्ड बैक। पहली हुई थी एक्सला चैपल से, दूसरी हम क्या देख रहे हैं? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ये याद रखने हैं नाम, ठीक है। अब आगे थर्ड कार्नाटिक वॉर। इट स्टार्टेड विद द 7 ईयर वॉर। अगेन ब्रिटेन फ्रांस अपना वहां पे 7 ईयर वॉर लड़ रहे हैं, और उसकी एक्सटेंशन ही क्या है? यहां पर। और उसको हम क्या करें? थर्ड कार्नाटिक वॉर। काउंट डी लली, डुप्ले वहां से बुला लिया, अगला कौन सा बंदा भेजा? काउंट डी लली। अब काउंट डी लली क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि डुप्ले ने जो नहीं कर पाया वो मैं करूंगा। डुप्ले क्या नहीं कर पाया? मद्रास तो ले लिया था, फोर्ट डेविड नहीं ले पाया था ना, तो वो फोर्ट डेविड पे अटैक करता है। आते सारे फ्रेंच क्या करता है कि मैं अपना नाम बनाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? ये करूंगा, ट्राई टू कॉन्कर फोर्ट सेंट डेविड। बट अभी हमने देखा कि क्लाइव ले गया बंगाल, बंगाल से खूब पैसा पूछा, दीवानी के पैसे, और बहुत सारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा से ट्रेड वगैरह कर रहा है, और बहुत पैसा है उनके पास। इसलिए अब जब लड़ाई होएगी तो फाइनली क्या होगा? पहले तो हराई जा रहे हैं उनको, मोर और लेस इंग्लिश की इतनी बात नहीं बन रही, बट अब पैसा भी पूरा, और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग है कि सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ बैठे हैं, मालिक यहाँ बैठे हैं, मालिक से पूछा कि यहाँ पे अटैक कर दो, वो कहते कर दो। फ्रेंच क्या करेंगे? पहले फ्रांस भेजेंगे मैसेज, वहां से रिप्लाई आएगा, ये करना है वो नहीं करना, तो उसमें बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। प्लान बी से पैसा पूरा उठाया, थर्ड कार्नाटिक वॉर हुई, और अब जब लड़ाई करी, डिफीटेड द फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वेंडिवर्स। फाइनली जो पूरा खत्म कर दिया, जो फ्रेंच बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट से उनको खत्म कर दिया, और उनको बोला कि आज के बाद तुम सिर्फ ट्रेड कर सकते हो, पॉलिटिकली तुम इंटरफेयर नहीं करोगे। नो डाउट इनकी कुछ कुछ जगहों पे, जैसे फ्रेंच ने मैसूर में टिप्पू सुल्तान हैदर अली को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उधर से बंगाल में भी करते हैं, बट एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती इनकी। अब सो बैटल ऑफ वेंडिवर्स में हराने का कारण क्या है? हरा दिया, अब ये हमें पता है कि, बट ये ऐसा क्या जादू हो गया रातों रात? ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या जादू हो गया कि आज तक तो हार रहे थे, एकदम से थर्ड कार्नाटिक वॉर में जीत गए। यहां से पैसा लेके आए हैं, पैसा लेके आए, इफेक्टिव प्लानिंग लेके आए हैं। क्लाइव पूरा मतलब कि बहुत क्लेवर एक एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, और फ्रेंच कर दिए खत्म। एंड थर्ड कार्नाटिक वॉर भी किससे खत्म हो रही है? ट्रीटी ऑफ पेरिस से, ये याद रखना। अब ये वॉर के बीच में इंपॉर्टेंट कौन सी बैटल आ गई? बैटल ऑफ वेंडिवर्स। वेंडिवर्स एक तमिलनाडु में जगह, आज के तमिलनाडु में। अब कार्नाटिक वॉर्स होगी खत्म। अब जो है रॉबर्ट क्लाइव की बेसिकली, अब अगर किसी ने एक इंग्लिश एम्पायर को एस्टेब्लिश कर दिया तो उसकी बड़ी वाहवाही हो जाती है, रिकॉग्निशन बहुत मिल जाती है। तो रिकॉग्निशन मिलने के बाद वो उसको बंगाल का गवर्नर बना देते हैं।
उसके बाद क्या होता है, फारूक शियार शाही फरमान 1717 में ले देता है, दस्तखत वाला राइट दे देता है। दस्तखत क्या था, ट्रेडिंग राइट्स। ट्रेडिंग राइट्स कौन, ये दो इंसान थे सिर्फ जो इशू कर सकते थे, या तो मुगल एम्परर कर सकता था या नवाब ऑफ बंगाल कर सकता था। मुगल एम्परर शाही फरमान देके तो वो तो खत्म हो गया, जैसे शाह आलम 2 के बाद तो पेंशन भी रख दिया था उन्होंने इसको मुगल एम्परर को। अली वर्दी खान तक, नवाब ऑफ बंगाल तक जब हम देखते हैं, अली वर्दी खान बहुत अच्छे से इनको संभाल के रखता है कि नहीं ज्यादा मिसयूज नहीं करना दस्तक राइट्स का, या ऐसी कोई बात है नहीं करनी वो। तो ब्रिटिश गुड्स तो उसके बाद क्या है, बट जो लेटर नवाब्स ऑफ बंगाल है वो इस दस्तक राइट पे कंट्रोल नहीं कर पाते। और बट बात वही है कि पैसा तो आ नहीं रहा है, और पैसा आने का कारण कहां से है, सिर्फ ड्यूटीज है, ट्रेड ड्यूटीज है। अब ट्रेड ड्यूटीज को दस्तक राइट्स के साथ मिसयूज या किसी को भी बेच देना या उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बना देनी दस्तक राइट्स की, तो ऐसे मिसयूज हो रहा था बहुत सारा। तो सिराजुद्दौला जो इस टाइम पर अब है अपना गवर्नर नवाब ऑफ बंगाल है, वो और रॉबर्ट क्लाइव एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ अलीनगर इन 1757। 1757 से क्या हुआ कि जितनी भी ब्रिटिश गुड्स हैं दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ टैक्सेस इन बंगाल। अब ये देखो, ये वर्ड है ब्रिटिश एंड एग्जम्प्टेड। ब्रिटिश का मतलब सिर्फ ब्रिटिश गुड्स। अगर यहाँ पे फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज या फिर डेन्स ये गुड ट्रेड करेंगे उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑल टैक्सेस, कि कोई ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं। दैट मींस वो कहते थे दस्तक राइट वैसे भी तो तुम डुप्लीकेट कॉपी बनाते थे और वैसे ही निकाल देते थे, तो इट इज गुड कि तुम मेरे को साल का एक बार कुछ पैसे दो और उसके बाद जैसे मर्जी ट्रेड करो। बट अभी कहाँ है, ये सिर्फ बंगाल में। स्लोली ये बंगाल में जाएंगे, उसके बाद ये बिहार में से एग्जम्पशन लेंगे, उसके बाद ये अपना अवध से एग्जम्पशन लेंगे। तो बन गई एक पूरी उत्तरापथ कर दिए, कर रहे हैं कवर अभी। ये देखो, बंगाल से लिए एग्जम्पशन, बिहार से लिए एग्जम्पशन, अवध से लिए एग्जम्पशन, उसके बाद सिखों को यहां पे हराएंगे और सिखों को हरा के ये कहां पे ले लेंगे, उत्तरापथ। ले लिया सारा उत्तरापथ। हर चीज का मोटिव यही है। साउथ में आ रहे हैं, कर्नाटक में जाएंगे, उसके बाद ही जाएंगे मैसूर में। हैदराबाद को ज्यादा टच नहीं करेंगे, कारण अंदर है, क्या करना है उसने हैदराबाद में। यहां पर क्या चाहिए उनको, पोर्ट्स। यहां पर क्या चाहिए, उत्तरपथ। मराठास को तो एंड में हरा के, ये मालवा और बुंदेलखंड वाला रीजन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इनके लिए, तो यहां से ये 80% जो है इस चीज को ऑक्यूपाई कर देंगे ये। तो ये वाली चीज को आप करोगे बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में बहुत सारी, अब ज्यादा हम टेक्निकलिटीज में जाएंगे। अभी तक तो फिर भी चलो ओवर, मतलब कि ऊपर ऊपर से हम कई बार चीज को कर लेते, समझ लेते थे, बट अब जो है एक एक टेक्निकलिटी को पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो अभी तो हिस्ट्री है, इसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बहुत कुछ है, उसका करंट अफेयर, मतलब कि बहुत चीजें हैं। तो इसलिए पैटर्न को समझ लो एक बार। ट्रेड करना कहां से, अच्छा यहां से ट्रेड वाला पॉइंट, इकोनॉमिकल पॉइंट क्या निकलेगा, तो उसको पकड़ लो बस एक बार। नवाब अब क्या है, वो हो गया। अब क्लाइव एक और गेम खेलता है। अब क्लाइव क्या करता है कि सिराजुद्दौला अगर नवाब है तो उसके दुश्मन भी होंगे ही होंगे। दुश्मन कौन है उसके, जगत सेठ, मीर जाफर, ओमी चंद एंड राय दुर्लभ। अब ये 4-5 बंदे जो मेन बैंकर्स हैं, ये सबको इकट्ठा करता है और बोलता है कि नवाब से तुम परेशान हो। वो कहता है हाँ जी बहुत परेशान है हम। तो कहता है हम ऐसा करते हैं, हम इकट्ठे मतलब कि एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और जो सिराजुद्दौला इसको हरा देते हैं, और तुम में से ही किसी को मैं नवाब ऑफ बंगाल बना दूंगा। बेसिकली वे कहां पे जा रही है, किंग मेकर्स की तरफ जा रहे हैं। अभी नवाब ऑफ आरकोट वाली, हैदराबाद और आरकोट की जो लड़ाई हुई थी, वहां पर भी किंग मेकर वाला रोल प्ले कर रहे थे। अब यहां पर ये डायरेक्टली करेंगे इस चीज को प्ले विद अ प्रॉमिस एंड प्लेसिंग मीर जाफर एज नवाब, कि सिराजुद्दौला को हराएंगे हम और मीर जाफर को हम प्लेस कर देंगे एज नवाब। बट अब क्या है, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बहाना ढूंढेगा कि कैसे मैं सिराजुद्दौला पर अटैक करूं। ये तो है नहीं कि मैं उठूंगा और जाके सिराजुद्दौला को मार दूंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे कि हमारे नवाब को तूने बिना बात के मार दिया। तो अब ये क्या गेम खेलेंगे, नवाब ऑर्डर करता है कि ये जो सारी फोर्टिफिकेशंस करी हैं तुमने अपनी फैक्ट्रीज के आसपास, इसे खत्म करो। इंग्लिश जान के इसको मना करेंगे। तो क्या होगा
कि फोर्ट ऑफ कैलकाटा, वहां पे नवाब खुद जाएगा और वहां से जो सारे मतलब कि बेसिकली फोर्टिफिकेशंस को हटाएगा, और फोर्टिफिकेशंस को हटा के जो प्रिजनर्स कैदी लेके आता है उनको क्या करता है, एक ऐसी काल कोठरी में बंद कर देता है जहां से वेंटिलेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती। और वेंटिलेशन की पॉसिबिलिटी ना होने की वजह से जो सारे प्रिजनर्स होते हैं उनकी हो जाती है डेथ अंदर, सारे नहीं, मेजोरिटी की डेथ हो जाती है। और इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब इस ब्लैक होल ट्रेजेडी का फायदा उठा के रॉबर्ट क्लाइव डिक्लेयर कर देता है लड़ाई। रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ाई डिक्लेयर कर दी, और जो सिराजुद्दौला के मेन जो दोस्त नहीं, मेन जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, कोई पैसा देगा, कोई आर्मी देगा, कोई इंटेलिजेंस, कोई लॉजिस्टिक्स देगा, तो उन लोगों को सबको अपने पास रखा हुआ। अब रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि हम एक गेम खेलेंगे, लड़ाई नहीं होती यहां पर। और लड़ाई एक्चुअल में बैटल ऑफ प्लासी कोई लड़ाई हुई ही नहीं थी, कारण जो लड़ने वाले लोग थे वो तो उसके दोस्त ही थे। थोड़ी बहुत ही फ्रेंच, यहां पर भी फ्रेंच आएंगे, वो चाहेंगे तो कोई भी मौका नहीं ढूंढेंगे जहां पे वर्सेस ब्रिटिश हुए और हम जाके दूसरी पार्टी की हेल्प करें। तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत इंग्लिश और फ्रेंच की लड़ाई होती है, बाकी तो सब वापस चले जाते हैं। वो कैसे होता है, अब रॉबर्ट क्लाइव प्रोवोकेट हो जाते हैं आफ्टर ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी से लड़ाई डिक्लेयर कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड बैटल ऑफ प्लासी इन जून 1757। मीर जाफर को ऑब्वियसली इसमें सिराजुद्दौला हार जाता है, मीर जाफर को नया नवाब बना देते हैं, और मीर जाफर का बेटा मीरान जो है वो नवाब सिराजुद्दौला को मार देते हैं। अब ये लड़ाई होती कैसे, बैटल ऑफ प्लासी, ये देखो, ये बैटल मैप है, ये आम के बाग है, इसके बीच में तोपें लगाई हुई हैं ब्रिटिशर्स ने, और यहां पर क्या है, सारी जो है नवाब की, सिराजुद्दौला की फोर्सेस खड़ी हैं। ये है आपकी फ्रेंच वाली, और ये बाकी किसी मीर जाफर, और मीर जाफर का कंटिजेंट ये है। अब इन्होंने गेम ये बनाई होती है कि जब हम लड़ रहे होंगे तो मीर जाफर, ओमी, ये सारे जो लोग हैं, जगत सेठ हैं, सारे नवाब सिराजुद्दौला को बोलेंगे कि तू ऐसा कर, तू चले जा, यहां पर तेरे को कुछ हो गया तो हमारा एम्पायर खत्म हो जाएगा। वो इनकी बात सुन के वापस चले जाता है, और मीर जाफर एक अफवाह फैला देता है कि सिराजुद्दौला ने तो हार मान ली, वो भाग गया। अब जब राजा ही भाग गया तो राजा की सेना भी नहीं कुछ करेगी, तो इससे क्या होता है, मतलब कि सेना ही बेसिकली सरेंडर कर देती है। यहां से सिर्फ फ्रेंच हैं जो थोड़ी बहुत ही गोलाबारी करते हैं, और रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव की जो फोर्सेस है वो बहुत इजीली जो बैटल ऑफ प्लासी को जीत लेते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी कोई लड़ाई थी ही नहीं, इट वॉज मोर ऑफ अ डिप्लोमेटिक एक चीज थी, ठीक है। इट वॉज ए वेरी इजी विक्ट्री फॉर इंग्लिश। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, एक ऐसा नवाब का बंगाल जो मुगल बादशाह को आंखें दिखाता था, उसको किसने हरा दिया, ब्रिटिशर्स ने। दूसरा, ट्रेड की मोनोपोली होगी। अब जब राजा ही मेरा हो गया तो बंगाल में जितना भी ट्रेड करना है, बंगाल मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला रीजन, वहां पे जितना भी ट्रेड करना है वो मेरे हिसाब से होगा, यानी कि मेरी मोनोपोली होगी वहां पर। तो किसकी होगी ये, इंग्लिश की। यहां पर भी इंग्लिश ने सबसे माइटीएस्ट एम्पायर को हरा दिया। माइटीएस्ट क्यों, पैसा था उनके पास में। मर्केंटाइल फेज आ गया। अब मर्केंटाइल फेज का मतलब हो गया एक्सप्लॉयटेशन। एक मर्चेंट को क्या चाहिए, एक ट्रेडर को क्या चाहिए अपने काम से, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। उसको कुछ नहीं लेना देना कि क्या पीजेंट्स की क्या हालत है, क्या एक अगर हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स जो है उनकी क्या हालत होगी। तो पीजेंट्स पे क्या करते हैं जमींदार, देखो प्रॉफिट कमाना है तो पीजेंट्स की बुरी हालत होगी, उनको दिन रात उनसे काम करवाया जाएगा, उनकी कभी वेलफेयर की बात नहीं करी जाएगी। तो इससे क्या होगा, पीजेंट्स जो है वो काम छोड़ना शुरू कर देंगे, और क्या हो जाएगी, लैंडलेस लेबरर्स की, कि जिनके पास काम ही नहीं लोगों के पास। और ये लैंडलेस लेबरर्स क्या करेंगे, बाद में जॉब की तलाश करेंगे, काम तो कुछ ना कुछ तो करना ही है इन्होंने। और ये जॉब कौन देगा इनको, ब्रिटिशर्स। और ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इनके लॉयल हो जाएंगे। और ये लॉयल क्लास क्या कहलाएगी, मिडिल क्लास। अब यहां पर हमें एक और मिडिल क्लास का बर्थ दिखेगा, और जब जब हमने मिडिल क्लास का बर्थ देखा है तो उसके बाद क्या होगा, उसका रिएक्शन रेवोल्यूशन टाइप्स का। और ये रेवोल्यूशन किस में दिखेगा हमें,
इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो ये लैंडलेस लेबरर से लेके ये लॉयलिस्ट तक का जो सफर है ना, ये करते तो ब्रिटिशर्स अपने लिए ही हैं कि अब ये क्या करें। अब देखो ब्रिटिशर्स आए हैं वहां से, इंग्लैंड से आए हैं, उन्हें ना संस्कृत पता है, ना उनको रीजनल लैंग्वेजेस का पता है, ना उनको कस्टम्स का पता है, तो कौन बताएगा? तो यहाँ के लोग होंगे। और यहाँ के लोग कौन फ्री कौन है? जो पीजेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन इतनी करी है तो वो ये करेंगे। अब सेम वे हैंडीक्राफ्ट्स का, अब बंगाल में क्या है, हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत काम है, आर्ट एंड मतलब कारीगरी बहुत ज्यादा है। अब वहां पर भी क्या बोलते हैं ये कि ये चीज 10 रुपीज में दो हमें, जो पहले 100 में 200 में 500 में थी, अब वो बोलते हैं कि या तो हमें दे दो, नहीं तो हमारे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ही हुआ है, रॉ मटेरियल हमारे पास है, ये 10 रुपए की चीज हम यहाँ पे 2-2 रुपए में बेचेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट्स वाले लोग भी इसको छोड़ देते हैं। अब जिसकी तो फैक्ट्री है, बेसिकली एक फैक्ट्री बंद हो रही है, अगर फैक्ट्री का मालिक के पास क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगी, लैंड होगी। लैंड होगी यानी कि वो क्या बन जाएगा, वहां जाके जमींदार बन जाएगा। बट वहां का वर्कर क्या काम करेगा, क्या करेगा? कुछ नहीं, उसको चाहिए अगेन जॉब। जॉब कौन देगा? ब्रिटिश काम देंगे, रोटी देंगे, तो क्या बन जाएगा उसके? लॉयलिस्ट। और लॉयलिस्ट जो बनेंगे ये क्या बनेंगे आगे जाके? मिडिल क्लास। ये जमींदार क्या बन जाएंगे बाद में? फ्यूडल लॉर्ड्स बन जाएंगे ये वाले लोग। जो सेठ है, बेसिकली सेठ है जो इस एरिया में, तो चौधरीज, मुकद्दम्स, ये सारे कौन बन जाएंगे? ये जो जिनके पास 2 पैसे होंगे, जिन्होंने सेविंग करके कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी। अब मीर जाफर तो लगा दिया था, बट अगेन वही बात है कि अब कभी ब्रिटिशर्स जाते थे मीर जाफर के पास कि पैसा दे, हमें लाख रुपया दे, 2 लाख रुपए दे, तो मीर जाफर कहता है कि कहीं से पैसा आमदन तो है नहीं, मैं तुम्हें कहां से पैसे दूं? तो थोड़ा थोड़ा करके वो क्या करता ना, इग्नोर करने लग जाता है उनको। और मीर जाफर को वो हटा के किसको लगा देते हैं? मीर कासिम को। मीर कासिम पैसे देता है, वो बोलता है मेरे को नवाब बना दो। वो कहते हैं ठीक है तू बन जा तू, बट हमें तुझे ट्रिब्यूट देते रहना पड़ेगा। वो कहते हैं ठीक है मैं ट्रिब्यूट भी दूंगा, मैं तुम्हें 1 टाइम पेमेंट भी करूंगा। तो मीर कासिम को लगा देते हैं। बट मीर कासिम को भी समझ आ जाती है कि जब पैसा ही नहीं है तो मीर जाफर तो असली, सिराजुद्दौला मीर जाफर असली में रो रहे थे, जो ठीक रो रहे थे कि पैसा है नहीं है तो इनको देने के लिए कहां से दूं मैं। तो मीर कासिम क्या करता है कि इनसे डिस्टेंस बनाने लग जाता है। तो सबसे पहले बंगाल की कैपिटल शिफ्ट कर देता है, उसके बाद फ्रेंच और डच के साथ दोस्ती बनाने लग जाता है। स्टोरी आ रही है समझ की? कुछ चेंजेस लाने इसमें ज्यादा देखो इसलिए होता है क्योंकि हफ्ते में फिर पूरा हफ्ता रिवाइज करना है, इसलिए ज्यादा करना पड़ता है हमें। सो बैटल ऑफ प्लासी का 1757 में जो लड़ी गई है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि अब ग्राउंड प्रिपेयर हो गया। अब उनको टेंशन फ्री हो गए ब्रिटिशर्स की अब हम किसी के भी हाथ डालेंगे, बस थोड़ी सी प्लानिंग करो, स्ट्रेटेजी करो। और सबसे बड़ी बात इस टाइम पे जो ये इंडिपेंडेंट किंगडम्स वाला है ना सिस्टम, अगर यहाँ पे हिंदू राज है तो यहाँ पे मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर यहाँ पे मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन है तो हिंदू बेसिकली अगर मुस्लिम राजा तो हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये हिंदूज और मुस्लिम्स वाला कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अभी यहाँ पर। ये कॉन्फ्लिक्ट कौन क्रिएट करेगा? ब्रिटिशर्स, हिंदू मुसलमान वाला, कि नहीं तुम तो अलग अलग हो। उसके बाद मनुस्मृति पढ़ेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा, इसके बाद वो मनुस्मृति पढ़ेगा, उसको अपने हिसाब से ट्रांसलेट करवाएगा और अपने हिसाब से ट्रांसलेट करा के सोशल सोसाइटी जो ये शूद्र वाला सिस्टम है कि भाई जो क्लासेस बनी हुई है अपर कास्ट लोअर कास्ट, इसको एक्सप्लॉइट करके यूज करेगा अगेंस्ट हिज ओन पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो यहां से ये शुरू हो जाती है डिवाइड एंड रूल की। अभी तक कोई ये बात नहीं है कि हिंदू मुसलमान दुश्मन है, ये ऐसा कोई बात नहीं है, बढ़िया अच्छा चल रहा है सिस्टम सारा। और इसको एक्सप्लॉइट करेंगे हिंदू मुसलमान को और सोशल क्लासेस को कौन करेगा? ब्रिटिशर्स करेंगे। अब मीर कासिम पे भी आ गए थे हम कि भाई मीर कासिम भी परेशान हो गया। तो मीर कासिम क्या करता है, अपनी बिहार वाली साइड पे चले, बंगाल छोड़ के वो बिहार में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेता है मुंगेर, और वहां पर एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डच और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां पर जा होती है, जहां पर वेपन्स बनते हैं, तो वो बनाने लग जाता है।
और डच और फ्रेंच की हेल्प ली है इसने। और डच और वो क्या करता है कि ड्यूटी ऑफ ट्रेड फॉर ऑल विच इंपैक्टेड द प्रॉफिट वेव्ड ऑफ, ये पॉइंट वेव्ड ऑफ ड्यूटी ऑफ ट्रेड फॉर ऑल, ये वाला पॉइंट देखो। इससे पहले हमने पढ़ा था जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई थी उसमें ओनली ब्रिटिश गुड्स वर एग्जम्प्टेड, बट मीर कासिम ने क्या कर दिया, वेव्ड द ड्यूटीज ऑफ ट्रेड ऑफ ऑल गुड्स। अब चाहे हमें ब्रिटिश हो, पोर्चुगीज हो, डच हो, डेन्स की हो, फ्रेंच की हो, जो मर्जी है, कोई टैक्स ही नहीं देना आपने, कि बस आप ट्रेड करो। अब इससे क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी किसकी इफेक्ट होगी, इंग्लिश की। तो इंग्लिश क्या करेंगे, बैटल ऑफ ग्राउंड फॉर द प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। अब मीर कासिम को पता है कि मैं अकेला तो लड़ नहीं सकता। मीर कासिम क्या करता है, बिहार के साथ में क्या है, अवध, वहां पे जाता है और वहां पे नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला उसके पास जाता है कि यार हम ऐसा करते हैं, इकट्ठे मिलते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने सारे एम्पायर को खा जाएंगे हमारे। और शुजाउद्दौला के पास जाता है और वहां पे कौन बैठा होता है, शाह आलम II, क्योंकि वो अपने दिल्ली में तो बैठता नहीं है, वो कहां पे बैठता है, अवध में। वो कहता है कि ऐसा करते हैं, हम तीनों इकट्ठे हो जाते हैं एंड वी शुड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बट ब्रिटिशर्स इस टाइम पे बहुत पावरफुल है, पैसा, एम्पायर और इंटरनेशनली भी जो है रिकॉग्निशन उनको एज ए मेजर सुपर पावर मिल चुकी है। तो इंग्लिश जो है बहुत इजीली उनको हरा देते हैं। एंड यहां से जो सबसे बड़ी बात मिलती है उन्हें दीवानी मिल जाती है। दीवानी मतलब पैसे इकट्ठे करने, रेवेन्यू इकट्ठे करने की पावर। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, उन्होंने अब क्या देखा रॉबर्ट क्लाइव ने, कि देखो मैं मीर जाफर के पास भी जाता हूं कि मेरे को पैसे मांगने पड़ते हैं और बाद में वो रेजिस्टेंस करता है और बाद में लड़ाई हो जाती है। सेम वे मीर कासिम के साथ होता है कि मीर कासिम के पास जाता हूं, पैसे मांगता हूं, कुछ टाइम तक देता है, उसके बाद फिर से लड़ाई लड़ने लग जाता है। अब कहते हैं कि ये छोड़ो, राजे के पास, हम नवाब के पास हमने जाना ही नहीं है, हम पैसा खुद, अपना पैसा जो है रेवेन्यू बेसिकली हम खुद कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हम खुद बनेंगे। और इसको क्या बोल दिया, दीवानी। एक किंग के दो काम है, एक तो है निजामत और दूसरा क्या है, दीवानी। निजामत क्या हुआ, लोगों की देखभाल करना, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक वर्क्स, जस्टिस देना उनको, सब कुछ करना। और दीवानी क्या है, रेवेन्यू फंक्शंस। तो ये पैसा इकट्ठा करना किसके पास चलेगा, इंग्लिश का, सॉरी बंगाल, बिहार, उड़ीसा का किसके पास चलेगा, ब्रिटिशर्स के पास में। और निजामत यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, काम करना है, किसी की बात सुननी है, सब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, वो कौन करेगा, वो नवाब ही करेगा, वहां का निजामत वो वहां का किंग ही करेगा जो होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, इंग्लिश गॉट ऑल पावर्स एंड नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो लोकल किंग्स थे दे गॉट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नो पावर्स। अब अगर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर करना है, वहां पे डीसी लगेगा, एसएसपी लगेगा, उसको तनख्वाह भी तो देनी है। पैसा तो सारा कौन लेके जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स। और इसका पैसा कौन देगा, निजामत के लिए, सैलरीज के लिए, नई सड़क बनवानी है, नया टेंपल बनवाना है, नई मॉस्क बनानी है, नई सड़क, नए घर बनवाने हैं, तो ये पैसा कौन देगा, किंग अपनी जेब से लगाएगा। अब कुछ टाइम तक तो ठीक है, ये चलता रहेगा, बट ओवर द टाइम जब पैसा आ ही नहीं रहा, खर्चने के लिए कहां पे जाएंगे हम। तो उस वजह से क्या होगा, एक एनार्की हो जाएगी। अब एक डीसी लगाया हुआ है उन्होंने, नवाब ने, फॉर एग्जांपल बंगाल में लगाया हुआ, कैलकाटा में डीसी लगाया है, उसको 1 महीना तनख्वाह नहीं दी, 2 महीने नहीं दी, 3 महीने नहीं दी, साल के बाद तो वो रिवोल्ट कर देगा। मैं बेसिकली क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू सारा हो जाएगा कि आम इंसान का पैसा ही नहीं बचेगा। पैसा कौन लेके जा रहा है, सारा ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स यहां से पैसा लेके जा रहे हैं कहां पर, इंग्लैंड में। ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हो चुका है, प्रिमिटिव तो उसका पहले से सेटअप स्टार्ट हो चुका है। तो ये यानी कि पैसा जो है इन डायरेक्ट फॉर्म कहां पे जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है, या उनकी अपनी सैलरीज में जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो यहां का पैसा यहां पे यूज नहीं हो रहा, और यानी कि सारी पावर्स उनके पास चली गई। और अब यानी कि ये बन गए डी फैक्टो रूलर्स, मतलब कि बेसिकली चेहरा किसी और का, उसके पीछे पावर कोई और कर रहा है। डी जोर होता है जो, मतलब कि ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पा रहा, बट फिर भी उसके हिसाब से चल रहा है। बट डी फैक्टो तो हो गया कि नहीं यार यही राज है, कि अगर कोई काम कराना है तो मेरे को ब्रिटिशर्स के पास ही जाना पड़ेगा, मैं नवाब के पास जाके मेरा काम नहीं होगा। बैटल ऑफ बक्सर खत्म होती है 64 में, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होंगी, अब ये देखो ना, एक तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम II, ये हारे हैं लोग, तो इनकी ट्रीटीज भी होंगी। और 2 ट्रीटीज हुई हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। फर्स्ट वन वाज साइंड बाय
क्लाइव है बेसिकली, दोनों में ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ साइन हो रही है। शाह आलम II यानी कि मुगल एम्परर और नवाब ऑफ अवध, वेयर दे गॉट दीवानी राइट्स वाइल निजामत राइट्स स्टेड विद द रूलर्स। भाई कि पैसा मैं इकट्ठा करूंगा बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पावर है, वो सारी तू करेगा। कोर एंड इलाहाबाद, अब शाह आलम II की जो कोर्ट है बेसिकली दिल्ली में तो रह नहीं रहा, वो रह रहा है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो उसकी कोर्ट है उसको चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा एक कि अवध को बोलेगा कि तू अपना कोर और इलाहाबाद इसको दे दे शाह आलम II को। उसको उस टाइम पर तो देना पड़ेगा, बट ओवर द टाइम क्या होगा कि शाह आलम II और नवाब ऑफ अवध इनकी आपस में बनेगी नहीं। एंड इसीलिए हम देखते हैं कि जो नवाब ऑफ अवध है बाद में दिल्ली के अगेंस्ट जाता है। लेटर मुगल्स में जब हमने पढ़ा था कि अवध जो है वो दिल्ली की सपोर्ट नहीं करता, तो उसका कारण यही है कि यहां से उसको बेचारे को अपने जेब में से पैसे किसी और को देने पड़ रहे हैं। वर गिवन टू शाह आलम फॉर द हिज कोर्ट एक्सपेंस। तब एक राजा बैठा है, उसका वजीर बैठेगा, कपड़े खाने पीने इसका सब का खर्चा लगेगा, तो वो कौन दे रहा है? अवध स्पॉन्सर कर रहा है। सेकेंड वन, अब शुजाउद्दौला के साथ हुआ, मीर कासिम को तो मार ही दिया, उसका तो गेम ही खत्म हो गया, बंगाल तो पूरा ही उन्होंने कॉन्कर कर लिया। वेयर इंग्लिश गॉट फ्री ट्रेडिंग राइट्स इन अवध, बंगाल बिहार में पहले ही था, अब कहां पे मिल गया? अवध में। एंड हैड टू पे, और ये शुजाउद्दौला को कितना फाइन देना? 50 लाख रुपए का, 50 lakhs का फाइन देना है इसमें। अब क्या हुआ? डायरकी। डायरकी क्या मतलब होता है? 2 कि वैसे क्या होता है निजाम, जो इससे पहले नवाब जो था, नवाब ऑफ बंगाल जो था, वो लॉ एंड ऑर्डर, सिविल क्रिमिनल और रेवेन्यू, ये दोनों खुद देखता था, दोनों काम जो है वो खुद देखता था। बट दीवानी निजामत के बाद क्या हुआ? ये दो आपस में बट गए, डायरकी होगी। डायरकी ये वर्ड बहुत यहां पे याद रखो। तो डायरकी सिस्टम हो गया। डायरकी मतलब 2 सिस्टम हो गए कि पावर किसी के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास में। तो दीवानी और निजामत अलग अलग होगी, और इससे क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ही नहीं हो रहा। पहली बात तो लोगों में परेशानी है, उसके बाद जो उनको रोकने के लिए पुलिस या मिलिट्री है वो भी, उनको पैसे नहीं जा रहे तो वो भी ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, और आज नहीं तो कल वो जो अगर पुलिस स्टेशन है या कोई मिलिट्री बेसिकली कैंट एरिया टाइप्स अगर आप लगाओ, उसको ताला लगा के जा रहे हैं सारे वापस। क्यों? पैसे ही नहीं है किसी के पास। अब वो सैनिक बोले कि मेरे को तो बंदूक चाहिए, मेरे को घोड़े पे पैसे चाहिए, है ही नहीं पैसे, कहां से घोड़े मर रहे हैं, तो उनको खाने के खुद के लाले हैं, तो आर्मी कहां से मेंटेन कर देंगे? तो इससे क्या होगा? एनार्की। दिस लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स व्हिच लेड टू डिजास्टर्स फेमाइन। भाई जमींदारों ने इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया पीजेंट्स पे कि उन्होंने काम ही छोड़ दिया एग्रीकल्चर का। और अगर एग्रीकल्चर का काम छोड़ दिया यानी कि भुखमरी होगी, और यानी कि इसलिए बहुत बुरे लेवल के फेमाइन्स आने लग गए। नेक्स्ट इज हैंडीक्राफ्ट्स, अगेन वो भी खत्म कि हमें बेचो, नहीं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे है, हम यहाँ पर आके तुमसे ज्यादा सस्ती चीज बेचेंगे या फिर चाइना से ले आ देंगे चीज तुम्हें और यहाँ पर बेचना शुरू कर देंगे। तो हैंडीक्राफ्ट्स भी खत्म कर दी इन्होंने। मिडिल क्लास लॉयलिस्ट, जो मिडिल क्लास लॉयलिस्ट था, जिस अब ब्रिटिश एम्पायर ने बेसिकली क्लाइव की एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसको रोटी दी तो उसकी हेल्प करने लग गए और वो लॉयल हो गया। एंड वी सी द राइज ऑफ मिडिल क्लास। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव का जो होता है, मतलब कि जो एक टाइम पे जिसकी इतनी वाहवाही हो रही होती है, अब उसको बिल्कुल जीरो कर देते हैं और वापस बुला लेते हैं। एंड अब नेक्स्ट कौन आता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहला काम क्या करता है? आके ये डायरकी खत्म कर देता है। वो सारा काम बेसिकली वो कहता है कि अब सिविल, क्रिमिनल, मिलिट्री, लॉ एंड ऑर्डर एंड रेवेन्यू अब कौन देखेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी है, अभी ब्रिटिश राज नहीं है अभी आया। इनमें दोनों में फर्क है। अभी सरकार का रोल नहीं है, अभी एक कंपनी है, ठीक है ना, एक कंपनी बेसिकली सारा रेगुलेट करे, प्राइवेट कंपनी, अभी क्राउन नहीं आया इसमें। तो ये दोनों चीजें फर्क है। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होगी पूरी तरह से, और जो है पॉलिटिकली जो है किंग है, क्वीन है, वो रूल करेगी इंडिया को। अभी तक कंपनी रूल कर रही है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स आता है, सबसे पहले डायरकी खत्म करेगा अब वो, और दूसरा उसके लिए क्या काम होगा? यहाँ अब देखो, अब ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि हम ही देखेंगे सारा सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, कस्टम्स, बट उसके लिए खुद भी तो जानना पड़ेगा हमें पहले। तो इसलिए क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स मास लेवल पे क्या कराएगा?
ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेज कराएगा। और मनुस्मृति को जो मोस्ट एक्सेप्टेड लॉ ऑफ द लैंड है उस टाइम का, उसको क्या होगा, अपने हिसाब से ट्रांसलेट कराएगा और अपने हिसाब से ट्रांसलेट करा के हिंदू मुसलमान में लड़ाएगा, उसके बाद सोशल स्टेटस में लड़ाएगा। सो दिस वे, अब ये देखो, बंगाल से शुरू हुए थे वो, कर्नाटक रीजन ले लिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध ले लिया ये वाला। अब इसके बाद कहां पर आ जाएंगे, मैसूर वाली साइड पे। मैसूर के बाद यहां पर आएंगे सिखों के अगेंस्ट, अब वो हम अगले टॉपिक में करेंगे। और फाइनली किसको ओवर पार कर देंगे, मराठास को। तो बेसिकली अब इनके पैर जम गए हैं, अब बस इन्होंने एक्सपैंड करना है अपने आप को। और एक्सपेंशन में सबसे बड़ा जो एक्सटर्नल थ्रेट था इनके लिए कौन था, फ्रेंच। बाकी तो ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट फ्रेंच जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट इनके दुश्मन थे, उनको इन्होंने हरा दिया। और हरा के अब क्या है, क्लाइव गया, नया राजा, नई पॉलिसी। अब वॉरेन हेस्टिंग आएगा और वो अपनी पॉलिसीज के हिसाब से इसको कॉन्कर करेगा सारा। सो ये अब आज का हमारा है। अगर इसके रिलेटेड है क्वेश्चन तो यू कैन आस्क, नहीं तो यू आर फ्री टू गो। और कल हम करेंगे कर्नाटिक वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो सिख वॉर्स। तो उससे क्या होगा, इनका पूरा जो एम्पायर हमें इस्टेब्लिश होता हुआ दिखेगा।